गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अगस्त की इन सेलिब्रेशंस में हम आपके साथ मौजूद हैं। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम तक आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं, पिक्चर्स पहुंच रहे हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, हम डिस्कशन जनरेट कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, या उम्र को लेकर कोई बात ऐसी करें कि कोई अगर भूल गया है तो आप उसे कह दें कि नहीं कोई मसला नहीं है, इट्स एज, या आप बूढ़े हो गए हैं, या आपकी एज ऐसी हो गई है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि बॉडी शेमिंग, क्या एज शेमिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते। पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हम एज को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हैं। मतलब जो एज है वो होनी चाहिए। मैं खुद सेंसिटिव हूँ, बट क्यों हूँ ये मुझे भी समझ नहीं आती। आई थिंक वी ऑल शुड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कि इट्स नॉर्मल प्रोसेस। ये जब बोल रहे थे शुएब, मेरे एक्सप्रेशंस उस टाइम पे रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो लोग देखते कि शुएब अगर आप एज की बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंसान है। मैं तो मान रहा हूँ ना, वो शुएब साहब मैं तो हैं कि इनको हिट कर जाती है। इनसे सिर्फ ये पूछो आपकी एज क्या है, इनको फौरन टेंशन शुरू हो जाता है ना कि आपकी एज इतनी नहीं है कि आपको उतनी टेंशन हो जितनी आप अभी ले रहे होते हैं। आई मीन 30s में इंसान अगर हो, मैं 30s में हूँ, आप 30s में, आप 30s में आके अब तो 40s वाले जो हैं वो इजीली अपनी मतलब हाँ देखो ना, हम दोनों माशाल्लाह एज फेलोज हैं। वी आर नॉट एज फेलोज बट अगर हम होते तो मैं बहुत प्राउडली बताती कि वी आर एज फेलोज। मतलब हल्का सा ही फर्क है सभी। एज फॉर मी एज इज जस्ट सभी थोड़ा सा ही फर्क है। आई नो यू हेट दैट नंबर बट एज इज जस्ट नंबर। आई डू हेट दैट नंबर। कोई थोड़ा सा ही फर्क है, बट बस 8 साल का फर्क है। बताना नहीं था वैसे ये मेरी एज क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा ओके, है 30s में, चलो इस पे रह लेते हैं। हाँ, लेकिन व्हाई आई हेट दैट नंबर, ये मेरा सवाल अपने आप से भी है। पता है क्यों सबीन? कि जो आसपास का माहौल होता है ना, वो जो कमेंट्स होते हैं, वो जो बात होती है, आई थिंक उसकी वजह से हमने ये एज्यूम कर लिया हुआ है कि अच्छा एज एंड यू नो विद एज आपकी चीज़ें या हेल्थ मुतासर हो रही होती है, या आपको समहाउ ये भी होता है ना कि किसी जगह आपने अप्लाई करना होता है आप नहीं कर पाते क्योंकि आप उस एज ब्रैकेट से निकल गए होते हैं, तो फिर भी आपको एहसास होता है कि वो हो आप किसी और प्रोग्राम में एलिजिबल होते हैं जिसमें वो बाकी लोग नहीं होते। तो देखिए आपकी जिंदगी के फेजेस होते हैं जिनको आपको चेरिश करना चाहिए। आपका बचपन बचपन था, जवानी जवानी थी, आप थी नहीं है, जवानी जवानी है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ये टाइम निकल गया, वो तो देखिए अगला टाइम आ गया आपके लिए। जिंदगी ने फेजेस में ही चलना है, आपको एजिंग की तरफ बढ़ना है और आपको बहुत ग्रेसफुली एजिंग की तरफ बढ़ना है। जो आप बात कर रहे हैं शुएब, ये ठीक है, यू आर सेंसिटिव अबाउट दैट, वो एक बात सही है, लेकिन ऑनेस्टली ये चीज़ ख़वातीन को लेके बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सेंसिटिव हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हम कहते हैं अच्छा ये तो बूढ़ी हो गई है, अच्छा अब तो ये स्क्रीन के काबिल नहीं रही, अच्छा ये तो वो अब ये मैं आपको लिटरली बात बताती हूँ कि जो लोग आपके सामने बड़े बन रहे होते हैं ना, पीछे आपके बैठ के बातें कर रहे होते हैं, अच्छा ये तो तब से काम करी जब से हम जानते हैं, इसकी तो ये उम्र होगी है। और ये कमेंट्स हम ख़वातीन के बारे में ज़्यादा सुन रहे होते हैं। आप अक्सर देखें हमारी इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आर्ट को किस किस जगह पर लेके गए हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है। आज वो ड्रामास जो हैं वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं डब हुए हुए, और हम उनके बारे में जब कभी बात करते हैं अच्छा यंग लोगों को क्यों नहीं लाते हैं, अब तो वो बूढ़े हो गए। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यंग लोगों को भी लेकर आए, लेकिन साथ ये कमेंट करना ज़रूरी नहीं होता कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और पुराने फेसेस नहीं देखे जाते हैं एंड ऑल दैट। सो मुझे लगता है कि हमें हर एज ग्रुप को साथ लेके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, वो जो एक्सपीरियंस होता है उनका, उसका कोई नेमल बदल हो नहीं सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप एक्सपीरियंस और जो एक यंग ब्लड होता है ना उसको कंबाइन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और यही हमें करना है। यू स्टिल यंग, मैं आपको बताना चाह रही हूँ सर कि जब कोई क्योंकि हम नॉर्मली मजाक में होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात इस चीज़ के बारे में, एंड इट्स नेचुरल कि आपके अपने अपने ट्रिगर, मेरे अपने ट्रिगर्स होंगे, आपके मेरी स्किन के बारे में कोई कमेंट करते मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा वैसे मैं ठीक है एज को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव हो तो रहा होता हूँ, बट स्टिल मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जब मुझे कोई कहे कि अच्छा नहीं आप नहीं लगते जो आपकी एज है, मुझे अच्छा भी लगता है कि शायद मैंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, मैं अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस होता हूँ।
बहुत रेगुलर ना सही बट एक्सरसाइज समहाउ कर लेता हूँ। आप नहीं लगते, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। ये सुनना एक आपकी एज भी इतनी नहीं है लेकिन आप वैसे भी नहीं लगते अपनी एज के, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अपनी एज से आप तकरीबन 5-6 साल यंगर लग रहे हो। थैंक यू। सो ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, मैं जो आपने इंपॉर्टेंट एक बात की ना शोएब, मैं चाहूँगी ज़रा इसको मैं एड्रेस ज़रूर करूँ कि वो कहते हैं कि जो नए लोग और पुराने लोग जब हम मिल के, सीनियर और जूनियर जब हम मिल के कोई काम करते हैं तो उसमें हमें एक बड़ी इनोवेशन नजर आती है उस काम में, वो एक डिफरेंट काम आपको दिखता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नजर आता है। कुछ टाइम पहले अभी मैं सोशल मीडिया पे क्लिप देख रही थी, एक बड़ी ही सीनियर डायरेक्टर है, उनका एक जो न्यू कमर हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट आई कि जिन्होंने मुझे कहा कि जी फलाने एक्टर को आप ले लें। तो मैंने कहा कि अब तुम मुझे बताओगी कि मैंने किस एक्टर को लेना है। हमें नहीं पता उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी क्या हुई सिचुएशन, किसने किस तरीके से बात की, लेकिन जो अपेरेंटली एक चीज़ जो सामने आई उसकी बेसिस पे आई रियली वांट टू मेक अ कमेंट ऑन दैट कि इसमें कोई बुराई नहीं होती। आप ज़िंदगी के जिस मर्जी हिस्से में हो, आपको कोई मशवरा दे दे कि आप इसको ले लें या आप ऐसे कर लें या आप वैसे कर लें, सजेशन देना कोई बुरी बात नहीं होती। हाँ, तरीका बहुत मैटर करता है। वी डोंट नो कि तरीका क्या था अगले का, बट तरीका मैटर करता है। लेकिन अगर किसी ने आपको सजेशन दी तो आप ये नहीं कहें कि अब मुझे सजेशन दी जाएगी। देखिए, सीखने का अमल जो है ना वो हमेशा चलता रहता है और आपको उसको ग्रेसफुली अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत होती है कि ठीक है, हम सीख सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो नए आइडियाज़ दे सकते हैं, वो नए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो सजेशन ठीक नहीं भी है, आपको नहीं मुनासिब लग रही, तो आप उसको तरीके से लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको उस प्रोजेक्ट से ही निकाल दें, क्योंकि हम अक्सर ऑफिसेज में ही देख रहे होते हैं कि अगर मैनेजर्स को कोई दे रहा होता है सजेशन तो एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। आई थिंक ये दोनों थॉट्स ही गलत हैं। अगर एक जूनियर किसी सीनियर से मुतालिक ये बात करे किसी भी गैदरिंग में बैठ के कि अच्छा ये तो ओल्ड स्कूल थॉट है या बस ये आउटडेटेड सोच का हमें, ये भी गलत है। और इसी तरह कोई सीनियर किसी जूनियर के मुतालिक ये बात करे कि इसे क्या पता है कल का बच्चा है, ये भी गलत है। ये जुमले बड़े गलत होते हैं। सो यू नो वी ऑल ग्रो टुगेदर एंड वी शुड ग्रो टुगेदर। एक दूसरे से राय लेकर, एहतराम करके, समझ के, देयर इज़ एन इक्वल यू नो चांस के सीनियर भी गलत हो सकता है, जूनियर भी गलत हो सकता है। तो इट्स ओके, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। एनीवेज, ये ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने इसी मोड को कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आप इंतजार करेंगे, जल्दी से आपकी मुलाकात कराई जाए उनसे। तो स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ज़िंदगी में भागना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव लोगों से, मुश्किल सिचुएशन से फेस करके ऐसी बात नहीं, लेकिन जो नेगेटिविटी की हम बात करते हैं ना, उससे भागना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनहेल्दी रूटीन से भागना, अनहेल्दी रूटीन से भागना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिक लोगों से भागना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं उनसे भागना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप तभी भाग सकेंगे जब आप यहाँ से ठीक होंगे। यहाँ से आप तब ठीक होंगे जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी, और उसके लिए वाकई भागना बहुत ज़रूरी है कि आपने जॉगिंग करनी है, आपने रनिंग करनी है। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस तरीके से अपनी रूटीन को हेल्दी बनाना है। अब ऐसे में देखें, हम कहते हैं कि माहौल नहीं है, अक्सर हम ये बात करते हैं ना, माहौल नहीं है, किधर जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेल्स हैं हमारे पास, और ओवरऑल भी रनिंग क्लब्स मौजूद हैं, पार्क्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पे काफ़ी हम देख रहे होते हैं कि टाइम टू टाइम इवेंट्स हो रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, जैसे कि इस्लामाबाद मैराथन एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। उसमें हाफ मैराथन्स भी है, फुल मैराथन्स भी है। अब तो हम देखते हैं वीकली रनिंग भी हो रही होती है, सेशंस भी हो रहे होते हैं। और ऐसे में जब आपने कहा ना कि अब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो आज से 10 साल पहले 2016 में एक रनिंग क्लब की बुनियाद रखी गई थी। इस्लामाबाद रन विद अस, कासिम नाज ने इसको स्टार्ट किया था। 10 साल से जिस तरीके से माशाल्लाह इसको लेकर चल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट तो इस्लामाबाद मैराथन, बट अदरवाइज वीकली बुनियादों पर ट्रेल्स की तरफ जाना और रनिंग सेशंस, इसको भी वो कर रहे होते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। द अदर डे आई जॉइंड हिम एज वेल, और मैंने देखा कि बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, तो बड़ा एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट था और सबने इकट्ठे जाना। ये आप कासिम भाई से पूछ लीजिएगा, अभी उनसे सवाल करते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं कासिम नाज से। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कासिम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो पहले ख्याल आगाज़ यहीं से करते हैं, मैंने ट्रेल कैसे की थी? जब शुएब ज्वाइन करते हैं आपको रनिंग के लिए, ये कितना ट्रेल? वैसे तकरीबन पिछले कोई 4-5 सालों से
शुएब भाई से बात चल रही थी और ये कह रहे थे मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो कल परसों जो है ना 5 साल के बाद आई ना फिर आई 5 साल के बाद तकरीबन, ठीक है। इतना टाइम लेकिन जब आए तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने। इनफैक्ट कि जो हमारा डिफरेंट जो स्टार्ट टू एंड हमारी डिफरेंट फॉर्मेशंस में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, सो उसमें जो शुएब भाई थे वो बिल्कुल जो हमारा जो लीड कर रहे होते हैं उनके साथ थे ये। होए ये तो चले बड़ी एक अच्छी बात है फिर कि मतलब फिर वो आप कहेंगे एज शेमिंग बस इस उम्र में भी इतना सब है तो आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं वहाँ पे सारे एज ब्रैकेट के लोग थे ना, मेरी तरह बहुत यंग लोग भी थे, कुछ तुम्हारी तरह के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ कर लिया। सुस्त लोग मेरी तरह के लोग वहाँ पे होते तो वहाँ पे वो लोग होते वहाँ पे होते ही नहीं, वो आधे पे रुक गए थे ना। कासिम ने उनको ऑप्शन दी थी कि अच्छा अगर आप वो स्टीप वाला पार्ट नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे वेट करेंगे हमारा। और ये अच्छी बात है कि वो सब इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे वापस आते हैं, बिकॉज वो इवनिंग टाइम पे हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होता। कितना रुझान 2016 से अभी 2026 तक इस्लामाबाद में कितना रुझान आपने देखा है रनिंग का? ये सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा कि इस्लामाबाद रन विद अस जो है ये पाकिस्तान की पहली रनिंग कम्युनिटी है। सो जब इसकी बुनियाद हमने रखी थी और जब हमने सोचा था कि एक कम्युनिटी को हमने इस्टेब्लिश करना है, प्लेटफॉर्म को लेकर आना है, तो तब ये कल्चर यहाँ पर नहीं था। सो एक कल्चर बिल्ड किया, एक आइडिया था कि इसको जो है मतलब इस जरासीम को हमने अगली जनरेशन तक लेके जाना है। तो इन 10 सालों में हम देखते आ रहे हैं कि इस टाइम पर रनिंग एक पाकिस्तान की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में आ गई है। और जैसे आपने जिक्र किया इस्लामाबाद मैराथन का, हमारी वीकली कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, लाइक कम्युनिटी इवेंट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इस्लामाबाद मैराथन रनिंग रेस कल्चर हमने 2020 में प्रॉपर तरीके से शुरू किया और अब वो एक पाकिस्तान की एक नेशनल मूवमेंट बन चुकी है, जिसमें रिसेंटली जो जनवरी में हमने इवेंट करवाया था इस्लामाबाद मैराथन का 6ठा एडिशन, उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा ममालिक से फॉरेनर्स आए थे। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर होती है, लेकिन वो लोग 30 डिफरेंट ममालिक से जो कि बाहर से स्पेशली पाकिस्तान में इस्लामाबाद मैराथन के लिए ट्रैवल करके आए थे। तो मेरे ख्याल से ये एक कामयाबी है, हमारी पाकिस्तान की कामयाबी है कि बाहर से लोग पाकिस्तान में रनिंग इवेंट्स में भी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। नाइट रन्स भी आप करवा रहे होते हैं, उसका कितना रुझान है, उसमें किस तरह से लोग शिरकत करते हैं? और अगर किसी ने अगर मैराथन में पार्टिसिपेट करना हो तो व्हाट इज़ योर सजेशन के जो पहले से उस तरह से रनिंग नहीं करता या उसकी उसने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया बस बड़े इवेंट के लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से शामिल हो सकता है? राइट, उसमें सबसे बेस्ट वे ये है कि जैसे नाइट रन का आपने जिक्र किया, तो हम तकरीबन पिछले 10 सालों से तकरीबन 1000 से ज़्यादा कम्युनिटी फ्री एक्टिविटीज़ हम अभी तक ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जो अभी मज़ीद चल भी रही हैं। जिससे हमारा फ्राइडे नाइट रन एक होता है, बड़ा रेगुलर फीचर है कम्युनिटी इवेंट, जो कि कोई भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम शालीमार क्रिकेट ग्राउंड से हम शुरू करते हैं, तकरीबन 11 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस होता है उसमें। कुछ जो नए लोग होते हैं वो 5 किलोमीटर्स करते हैं। तो फिर हमने लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन करवाया था नाइट रन रेस का, जो आफ्टर ग्लो डैश के नाम से था। इस साल उसका सेकंड एडिशन हो रहा है। सो उसमें हमने देखा फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया, अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स लेकर आए अपने बच्चों को, और मेल फीमेल्स बच्चे रोड्स के ऊपर 5 किलोमीटर की रनिंग डिस्टेंस रेस था। और उसके जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि रात का टाइम था, तो फायर वर्क्स हुए बड़े बेहतरीन किस्म के, और वहाँ पर फूड स्टॉल्स थे। वहाँ पे बच्चों के लिए किड एरिया हम लोगों ने बनाया हुआ था, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सेफली वहाँ पे छोड़ के वो वहाँ पे भाग भी सकते हैं। प्लस बच्चों के लिए भी हमारी एक वो थी कि हम बच्चों को भी इनकरेज कर रहे थे कि वो भी पार्टिसिपेट करें, भागें। तो पेरेंट्स के साथ जो है ना बच्चे भी भाग रहे थे। तो एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है, और मेरे ख्याल से इस टाइप के हेल्दी ट्रेंड्स पाकिस्तान में और भी होने चाहिए, बिल्कुल फूड के अलावा, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पर सिर्फ जो फूड इवेंट्स होते हैं, आए दिन ईट इवेंट्स हो रहे होते हैं। सो आई थिंक कि ये एक अच्छा सिलसिला है जो कि मज़ीद आगे जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। इवन इवेंट्स में जाके भी हम देखते हैं फूड स्टॉल्स किस तरफ हैं। तो वो मेरा ख्याल है एक आपके लिए इंसेंटिव सा हो जाता है। मे इट बी द म्यूजिक इवेंट, हम देखते हैं फूड स्टॉल्स किस तरफ हैं। कोई टेक्नोलॉजी का भी इवेंट होगा तो हम कहेंगे फूड स्टॉल्स किस तरफ हैं। मैं गाना तो जिंदगी है ना, खाना खाना चाहिए। खाना जिंदगी या ओके जिंदगी का एक जुज़ है, बट हाँ हमने बहुत फोकस किया। लोग देख के मुझे अक्सर मैं कहती हूँ ना मैं फूडी हूँ, तो अक्सर लोग देख के कह रहे थे लगता नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगता। हमें रनिंग भी नहीं करती और ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, ये बाय द वे ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वेट गेन टेंडेंसी है,
मतलब हल्की सी रूटीन मेरी जब ऑफ होती है ना, आजकल अब मैंने दोबारा गेन किया। हाँ गेन हुआ भाई। सो लेकिन ये सेशंस मेरे ऊपर चलते रहते हैं। थोड़ी देर पहले एज की बात हो रही थी, सो तो उसमें अगर मैं अपना बताऊंगा तो मतलब मैं अपनी अर्ली 40s में हूँ अपने, ठीक है। और वही बात है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, जैसे आपने ये बात की, और ये हकीकत भी है कि बेसिकली आपने अपनी एक्टिविटीज़ को जना जारी और सारी रखना है। मेन चीज़ आप किसी को बताते होंगे कि आप 40 क्रॉस आपने कर लिया, मानते हैं लोग? अक्सर लोग मानते हैं, अक्सर लोग नहीं मानते। और जब मैं मतलब अपनी अच्छी फिटनेस में होता हूँ, अभी तो आजकल तो वेट मेरा बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो जब मैं अपनी फिटनेस पे होता हूँ तो तब जो है ना ऑफ कोर्स नहीं लगता। एब्सोल्युटली। जो हमने वीडियोस आपकी देखे हैं, स्पेशली डिफरेंट ट्रेल्स पे, ट्रैक्स पे, बेस कैंप्स की तरफ जाते हुए, तो वाकई हम सोचते हैं कि ना फिटनेस बड़ा काम आपने किया हुआ है। अब चूँकि हमने देखिए थोड़ी सी बात मैराथन की है, रनिंग की है, और आपका जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो जो ट्रेल्स पे आप लेकर जाते हैं एवरी थर्सडे स्पेशली। और पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में जनरली लोगों को पता है ट्रेल से मुतालिक कि ट्रेल 5 है जी। एक ट्रेल 5 हमारा ज़रा ज़्यादा फेवरेट स्पॉट रहा है, वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है, बट ज़रा बहुत सी और ट्रेल्स हैं, कुछ सारे बंद हैं, वो मोस्टली खुली नहीं है। तो पहले तो बताएं कितनी ट्रेल्स हैं इस्लामाबाद में, मार्गला हिल्स में कितनी ट्रेल्स हैं? बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है मार्गला हिल्स को माशाल्लाह। ऑफिशियली जो ट्रेल्स अगर हम देखें तो ट्रेल 4 है, ट्रेल 5 है, ट्रेल 3 है, ट्रेल 2 है, ट्रेल 7 है, ट्रेल 1 है, जो एक्चुअल ट्रेल 1 थी बाय द वे वो अभी बंद हो चुकी है। सो उसको एक छोटा सा पोर्शन जो है ना ट्रेल 1 का जो है वो इस टाइम पे दिया है, जिसको ट्रेल 1 कहा जाता है। सो ये तो नॉन ट्रेल्स हैं जो कि मार्गला में हैं। इसके अलावा अननॉन बेशुमार ट्रेल्स हैं, मतलब इवन के हम एक जगह पे जाते हैं जिसको हमने अपने नाम दिए हुए हैं। एक हमने ट्रेल 3 सैदपुर रिज का नाम हमने दिया हुआ है, वो हमारी अपनी एक्सप्लोरेशन है। अच्छा, वो बाकायदा प्रॉपर ट्रेल नहीं है, ठीक है। आप ट्रेल 3 पे जाते हो एंड देन आप एक जगह पे ना बस इंटर हो जाते हो, ठीक है, नो प्रॉपर ट्रेल, कोई पगडंडी नहीं है, तो आप बस वो रास्ता देखते देखते आप चले जाते हो। और जब ऐसी जगहों पे आप जाते हो ना तो आप अमेज़ हो जाते हो कि इतनी खूबसूरती हमारे आपके मार्गला हिल्स के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके मार्गला हिल्स के अंदर डिफरेंट वाटरफॉल्स हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं। 2 वाटरफॉल्स हैं, ये साल शायद आई भी ना, उसकी वजह ये है कि सुपर एल नीनो इफेक्ट चल रहा है, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। तो इस साल बारिशें मानसून के अंदर कम हो रही हैं, तो जिस वजह से ये है कि वो वाटर चैनल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, जिस वजह से ये है कि वाटरफॉल्स जो है ना वो अगर आएंगी भी तो लाइक मोस्टली मैक्सिमम जो है ना 1 वीक के लिए आएंगी। तो इस तरह के ट्रेल्स हमारे मार्गला हिल्स में बेशुमार हैं। फिर हमारे 2 रिजेस हैं, एक फर्स्ट रिज है, एक फिर सेकंड रिज है। जो फर्स्ट रिज है वो हमारे इस्लामाबाद के साइड पे आता है, जो सेकंड रिज है मार्गला हिल्स का वो KPK के साइड पे आता है। तो इंतहाई खूबसूरत हैं दोनों। सही। अच्छा, आपके रनिंग क्लब में सबसे पुराने मेंबर कौन से हैं अभी तक के, और कितने साल से आपके साथ हैं? कुछ स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, इंस्पिरेशनल। जी, रनिंग क्लब में हमारे पास देखें, जैसे मैंने बताया कि 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था, तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि 2016-17 के अभी तक वो उन्होंने अपनी फ़िटनेस को हमारे साथ कंटिन्यू रखा हुआ है। जिसमें अगर मैं 2-3 नाम लूँगा तो उसमें साद सुल्तान है, जो कि हमारे काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं आजकल माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त शेप में भी हैं, और बड़ी अभी रिसेंटली उन्होंने 100 किलोमीटर एक रन भी किया था। और इसके अलावा डॉक्टर रज़ा हैं, बिलाल हमीद हैं, ऐसे इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि एक्टिवली जो है काफ़ी पुराने हैं, जो कि अभी तक चल रहे हैं। कुछ फीमेल्स भी हैं जो कि जिन्होंने हमें 2016, 17, 18 में ज्वाइन किया था, वो अभी तक जो है ना वो चल रही हैं। तो काफ़ी पुराने लोग। सबसे यंगेस्ट मैम, क्योंकि अक्सर जब वीडियोस में देख रहे होते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं, फैमिली के साथ आते हैं ना। एग्जैक्टली। हमारे पास हमारी एक स्ट्रेटजी रही है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हम वेलकम हर किसी को करते हैं, मतलब ऑल फिटनेस लेवल, ऑल एज लेवल्स, ठीक है। उसमें हम ये नहीं देखते कि बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है। हमारे इनफैक्ट कि जैसे शुएब भाई ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हाइक इवेंट्स में हमारे छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बुज़ुर्ग तक हमें ज्वाइन करते हैं, और माशाल्लाह वो कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हमारा इनिशिएटिव है जो कि हमने एक रनिंग कल्चर जब हम देख रहे थे कि ग्रो कर रहा है, और हमने ये देखा कि यूथ को इस तरफ लेकर आना है, तो हमारा एक चैप्टर है स्पीड स्कॉट के नाम से, जो कि हमारा एथलेटिक एक चैप्टर है, जिसमें हमारा एक कोच है जिसने हमें 2016-17 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया वो चले गए। फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सर्टिफिकेशन की, साद जुल्फ़िकार उनका नाम है, और फिर उन्होंने हमें कहा कि मैं कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब इट्स टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो फिर हमने जब हमने चैप्टर अपना बनाया आज से कोई 4 साल पहले स्पीड स्कॉट के नाम से,
तो उस चैप्टर के वो कोच हैं। इस टाइम पर 20+ मेल्स एंड फीमेल्स वो ट्रेन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पैशनेट एथलीट है, बच्चा है, मतलब अपनी अर्ली 20s में है या इवन के 17-18 ईयर्स के एज में है, तो हम उसमें पोटेंशियल जब देख रहे होते हैं तो उनको हम इस तरफ लेकर आते हैं और कोच की बाकायदा ट्रेनिंग में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और हमने पिछले 3-4 सालों में हमने ऐसे एथलीट्स देखे बनाए स्पीड स्क्वाड के अंदर जो कि इस टाइम पे नेशनल लेवल के एथलीट्स के मुताबिक वो आ चुके हैं। जिसमें एक नाम हमारा उमर जमान का है, इसके अलावा जुनेद एक लड़का है, डिफरेंट और हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि इस टाइम पर नेशनल लेवल के ऊपर बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रेस कल्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, लड़कियां जो आ रही हैं, जैसे आपने इसमें भी कहा ना कि प्रोफेशनली भी वो इस वक्त रनिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, बट कोई ऐसी एग्जांपल जो आप बताना चाहते हो कि वो आई थी, उसने ज्वाइन किया था, उस तरह फिटनेस में नहीं थी, बट उसने समझा, प्रैक्टिस की और फिर मैराथन भी रन किया हो? इस तरह काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मतलब एक नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास ख़वातीन आई। और इनफैक्ट कि फीमेल्स में भी और मेल्स में भी ये रेशो है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें आप वॉक जितनी करवा दो हम कर सकते हैं, लेकिन आप रन नहीं कर सकते। और हमने ये देखा कि जब उन्होंने कंटिन्यू रखा और अभी माशाल्लाह वो मैराथन्स भाग रहे हैं। मैराथन का मतलब बाय द वे 42.2 किलोमीटर रनिंग डिस्टेंस रेस होता है। सो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में वो आ चुके हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है। दैट्स ग्रेट। बिगिनर्स को क्या टिप देंगे? बिगनर्स की ट्रिप ये है कि जज्बाती नहीं होना। एक दिन आपने सब नहीं भाग लेना। हाँ, होता ही है कि बेसिकली आपने अपनी बॉडी को कंडीशन करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आप 5 या 10 किलोमीटर भाग रहे हो। अगर आपने पहला 5 किलोमीटर भी भागना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपने बॉडी को कंडीशन करना है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने अपना डिस्टेंस बढ़ाना है। सो अक्सर जो स्टार्टर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि आपने अपना स्टेमिना कैसे बिल्ड करना है, नॉन स्टॉप कैसे आपने भागना है। तो ये एक डिफरेंट सवालात होते हैं। तो उसका जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आपने बस आहिस्ता आहिस्ता जॉग एंड वॉक इंटरवल से आपने शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो अपना जॉग है उसको स्टेप बाय स्टेप आपने बढ़ाना है। और उसमें जो सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने अपनी पेस पे फोकस नहीं करना, आपने स्पीड नहीं बढ़ानी, आपने बेसिकली टाइम बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे आपने ये किया कि आज आपने 5 मिनट जो है ना जॉग करनी है, 10 मिनट आपने वॉक करनी है, फिर वो 5 से आपने 8 मिनट किया, 8 से 10 किया, 10 से 15 किया, फिर 15 से आधा घंटा किया। जब आप टाइम बेस्ड करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो कंडीशन होगी और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंजरी फ्री लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आप जा पाओगे। ओके, और कासिम भाई एक और भी तो इवेंट आप करवाते हैं जिसमें रनिंग एंड साइकिलिंग को कंबाइन किया हुआ है आप लोगों ने, बड़े मजे का वो इवेंट है। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। मैं चाहूँगा उसके बारे में जरूर बताएं। व्हेन इज द नेक्स्ट इवेंट कमिंग? वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसको डुअथलॉन कहते हैं। उस फॉर्मेट को हमने इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवाया था गालिबन 21-22 में, तब से हम रेगुलरली उसको करवा रहे हैं। इस साल वो नवंबर में आ रहा है। सो उसमें होता क्या है कि उसमें बेसिकली रन बाइक रन, ठीक है। सो उसमें दो डिस्टेंसेस होते हैं, एक ओलंपिक होता है, एक स्प्रिंट होता है। सो स्प्रिंट कैटेगरी छोटी होती है, ओलंपिक कैटेगरी में डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी मज़े की बात यह है कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि मैं साइकिलिंग नहीं करता, मैं रनिंग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं साइकिलिंग करता हूँ लेकिन रनिंग नहीं करता। तो उस हवाले से आप टीम अप कर सकते हो। मतलब आप तो या इंडिविजुअली एज अ सोलो पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि सारी एक्टिविटीज़ आप खुद से करो, या आपने टीम बनानी है जिसमें एक साइकिलिस्ट है, एक रनर है। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि पहला रन करना है, फिर एक जो सेंट्रल एक पॉइंट होता है वहाँ पे आपने आना है, टैग एरिया जो होता है वहाँ पर आपने टैग करना है अपनी बॉडी को, ठीक है। फिर साइकिलिस्ट ने वो साइकिलिंग पोर्शन करना है एंड देन वो वापस आएगा टैग एरिया में। और फिर रनर ने अपना लास्ट लेग करनी है। तो अगर आप टीम कर रहे हो तो उसमें रन, फिर साइकिलिस्ट होगा, फिर रन होगा, और अगर आप सोलो कर रहे हो तो सब कुछ खुद ही करना है, खुद करनी है। तो बड़ा मजे का इवेंट है, इंटरेस्टिंग इवेंट है। मुझे लगता है कि वो बेहतर ये है कि आप टीम में कर लें, एक रनिंग करें और एक साइकिलिंग कर लें तो बेहतर है। अच्छा कासिम, देखिए रनिंग एंड देन इवेंट्स एंड ट्रेल्स, मैराथन्स, इसके बावजूद आप टाइम निकालते हैं और आप डिफरेंट और ट्रैक्स पे जाते हैं, आप नॉर्थ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं माशाल्लाह। खलतोरो भी लास्ट आप गए हुए थे, उसके अलावा बहुत से और जगहों पे आप जा रहे होते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो हमारा इसमें सेगमेंट भी ऐसा है, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, हम इसको लोगों को दिखा भी रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट भी करते हैं उसको इन वीडियोज़ एंड फोटोज़ एंड एवरीथिंग। सो थोड़ा सा बताएं कि जब नॉर्थ इतना एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन टू गो? वैसे तो काफ़ी, मतलब नॉर्थ में आप जहाँ भी चले जाएं, सारे बहुत प्यारे, जो टूरिस्टी एरिया नहीं है। हाँ, ये अच्छा आपने बताया। इस पे मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद कि ये मैंने क्यों ये बात की है।
जो एरियाज़ जो अनएक्सप्लोर्ड हैं या जहाँ पे कम लोग जा पाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैक करके आप बाकायदा जाते हो, ठीक है, उन जगहों की वाइब भी डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे आप जाते हो तो एक आप खो जाते हो नेचर के अंदर। जैसे अब खलतारो मेरा वन ऑफ दी फेवरेट ट्रैक्स है। अब रिसेंटली हमने किया है, वो तीसरी बार हम लोग गए हैं। इस्लामाबाद रण विदस की एक बैक पैकिंग ट्रिप था 7 डेज़ का। अच्छा, इतनी इंतहाई खूबसूरत जगह माशाल्लाह कि जब आप उस वैली के अंदर आप जाते हो तो मेडोज़ ही मेडोज़, ठीक है, एक मेडो ख़त्म होता है, दूसरा मेडो स्टार्ट होता है। और अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको ना 6 to 8,000 आपको पीक्स नज़र आती हैं। नांगा पर्वत वहाँ से जो है ना तकरीबन पूरी वैली से आपको नज़र आ रहा होता है। फिर वहाँ पर एक जगह है खन मेडो, ओके, ठीक है, उस मेडो के ऊपर जब आप आते हो तो इंतहाई सरसब्ज, और आप उस पर चलते जाओ, वो मेडो ख़त्म नहीं होता, और चारों इतराफ़ में ना आपके 6 to 8,000 जो है ना वो पीक्स हैं, ठीक है, तो ह्यूज पीक्स हैं। और बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप बिल्कुल जो है ना एक किसी आर्टिफिशियल दुनिया में आए हुए हैं जो कि रियल लगती नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, जब आप पोस्ट करेंगे लोग कहेंगे AI, ठीक है। तो वो एक बड़ी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। और जो टूरिस्टी जगह का मैं बता रहा था कि टूरिस्टी जगह का मज़ा नहीं आता, उसमें जो सबसे एक बुनियादी मेरा मसला है, और मेरे ख्याल से जितने भी नेचर इंथुजियास्ट हैं उनका प्रॉब्लम है, कि आप बाबू सर का हाल देखें। रिसेंटली आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, आप लिटरली जब जाते हो ना परेशान हो जाते हो, इतना गंद। मतलब हमें मेरे ख्याल से इस टाइम पर वो टाइम आ चुका है कि हमें लोगों को ना उनकी लिटरली, मैं तो मतलब पहले तो इस फेवर में नहीं था, लेकिन वो जो गुस्सा आता है ना वो इंसान को, जब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कैफियत आती है कि इनकी वीडियो बनाओ और इनको सोशल मीडिया पे डालो कि यार ये लोग हैं गंद कर रहे हैं। सही, बिल्कुल तो सही मेरे ख्याल से मतलब ये नेम एंड शेम करना चाहिए वाकई। मतलब क्योंकि पहले हमने बड़े सॉफ्ट तरीके से अभी तक, इनफैक्ट अगर हम इस्लामाबाद रण विदस की बात करें तो हमारी एक ब्लॉगिंग एक्टिविटी होती है जो कि 2017 में पाकिस्तान में हम वो ट्रेंड लेकर आए थे। दुनिया में गालिबन वो 2016 में आया था। ब्लॉगिंग एक स्वीडन में ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी जिसमें आप जॉग करते हो, ओके, जॉग करते हुए जो भी गंद लेटर है वो आप पिक करते हो, एंड ऑफ द डे आप अच्छा खासा लेटर पिक कर लेते हो एंड देन आप उसको अपनी जगह पे पहुंचाते हो। सो हम 2017 से बड़े रेगुलरली वो एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मोस्टली हम अगस्त में भी करते हैं। तो उसमें जस्ट अवेयरनेस के लिए होता है कि हम भागते हैं, जॉग करते हैं, डिफरेंट ट्रेल्स पे जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, हम लिटर पिक करके एंड ऑफ द डे हम वो एंड ऑफ द इवेंट हम अच्छा खासा जो ना वो लिटर हम जमा कर लेते हैं और उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, फिर वो CDA का देखिए सिविक सेंस है। मैं तो हैरान होती हूँ कि लोगों के अंदर अभी भी ये सेंस नहीं है और हमें भी क्लीन अप एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। हम अभी भी इसको बड़ा उससे दिखाते हैं कि जी हमने क्लीन अप एक्टिविटी की एंड ऑल दैट, जो कि बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग हैं जो एहसास तो कम से कम करते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ज़रूरत ही क्यों पड़ती है ऐसी, हमें कितना वक्त लगता है और आपका दिल कैसे करता है कोई एक रैपर फेंकने का, क्योंकि जब आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है और आपके अंदर एहसास आ जाता है तो आपका दिल नहीं करता आप वो रैपर लेके आप 6 घंटे आप 10 घंटे भी अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में रख सकते हैं और बाद में आप उसको सही जगह पे फेंक सकते हैं। सो आई डोंट नो ये चीज़ हमारे अंदर कैसे चेंज होगी, सोच हम कैसे बदलेंगे। असल में इसकी चेंज होने का जो सबसे बेस्ट वे है, और आई थिंक कि वो थोड़ा सा ना मतलब हमें स्टेट लेवल पे ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं और इम्प्लीमेंट करने होते हैं, कुछ पेनल्टीज डालनी होती हैं। हमें ये स्कूल से ना ये चीज़ें स्कूलिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में थी। जैसे मेरे वालिद साहब हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि जब वो स्कूल में होते थे तो उनका महीने में एक दिन ऐसा होता था, सरकारी स्कूल में थे उस दौर में, तो महीने में एक ऐसा दिन होता था कि वो पूरे स्कूल की सफाई करते थे, हर चीज़ की। उस्ताद उनको कहते थे कि भाई आज आप क्लीन अप है, तो एक काइंड ऑफ अ क्लीन अप ड्राइव, एक सेंस उनके अंदर डेवलप करने के लिए। तो वो चीज़ अभी आप देखें तो वो चीज़ नहीं है। अभी क्या होता है कि स्कूल में पार्टीज़ होती हैं डिफरेंट, कि यार आपने घर से आज पिज़्ज़ा लेकर आना है, आज आपने ये लेके आना है, वो लेके आना है। अच्छा वो तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जब खाता पीता है ना उसको ये नहीं बताया जाता कि आपने इसको साफ़ भी करना है। ठीक है, वो फिर पीछे जो है ना सफाई का सिस्टम डिफरेंट होता है। आई थिंक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आप बहुत यंग एज से सिखाना शुरू करें, जिसकी बात जो है वो बच्चे की हैबिट डेवलप। जैसे इसमें हम एग्जांपल देते हैं जापान की, कि वहाँ पे ये बड़ा ट्रेंड है बच्चों का स्कूल में स्पेशली, कि आपने कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे स्कूल में सफाई करनी है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज, और बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट किया है कि वो आपको नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करें, इंक्लूडिंग मी। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं यू कैन डू इट। अच्छा, आप भी बिगिनर लेवल है, साल से कह रही हैं क्या जी, मैं भी खैर सही है, 50 - 40 अलग बात है।
नहीं करना चाहिए, देखिए हम सबको करना चाहिए, स्पेशली इस्लामाबाद में रहने वालों को इसलिए भी करना चाहिए कि वी हैव दैट एटमॉस्फेयर। और ये देखें क्लब्स हैं, तब भी अगर हम ये बात करें ना तो हमारे पास ना हमें मतलब जवाब नहीं है इस बात का हमारे पास, वैसे हम लेजी हैं, ये बात इस तरह पुट करते हैं, बहाना नहीं होना चाहिए। कासिम, थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट टू हैव यू। इस तरीके से माशाल्लाह आप एक हेल्दी पाकिस्तान को फ़रोग़ देने के लिए अपनी एक काविश कर रहे हैं। फ्रॉम इस्लामाबाद ज़रा आपने स्टार्ट किया एंड आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आ रहा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आता है, क्योंकि जिस तरह वहाँ के अब एथलीट्स भी आ रहे होते हैं पाकिस्तान ऐसे इवेंट्स में शिरकत करते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लेकर जाते हैं अपने अपने मुल्क में। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, डायबिटीज़, शुगर। पाकिस्तान में ये मर्ज़ कितना ज़्यादा बढ़ा है कि हर साल जब हम फिगर्स को कोट करते हैं तो वो फिगर्स हमेशा हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है और कोई फैमिली ऐसी नहीं है जिसमें कोई शुगर का मरीज़ ना हो। बल्कि अब तो ये हम कहते हैं अच्छा जी अम्मा अब्बा को है, बच्चों में मुंतकिल हो रहा है और बच्चे भी गिव अप कर देते हैं कि होना ही है किसी ना किसी स्टेज पे ज़िंदगी में, तो कोई एहतियात नहीं देखी जा रही होती है और इंसुलिन उसकी तरफ चले जाते हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करते। अच्छा, अद्वियात तो अपनी जगह पर हैं जिनसे मैनेज किया जा सकता है शुगर को, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंज से किस तरह से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम रिवर्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि जब काफ़ी टाइम तक आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो ऑब्वियसली हम उसको ये कह देते हैं कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो गई है, तो उसको हमने कंट्रोल किस तरीके से करना है। इस हवाले से हम बात करते हैं और उन ऐसी शख्सियत से जो कि हमेशा यहाँ पे मौजूद होते हैं और हमसे बातचीत करते हैं और ख़ुद उनकी स्टोरी है कि कैसे वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हुए और कैसे उन्होंने शुगर को मात। एब्सोल्युटली। फातेह ज़ियाबितस अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी शुएब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। चूँकि अभी हम देखें बात करें ना कि अगस्त सेलिब्रेशन आज़ादी, सो आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान में शुगर से आज़ादी कैसे हासिल करें। बहुत क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया, ज़बरदस्त सवाल किया। क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को शुगर है, मज़ीद फैल रही है। एंड लेट्स क्लियर इट अगेन कि हम आज टाइप 2 डायबिटीज़ की बात ही करेंगे, जिसको आप कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ डन दैट। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आप आसानी लेकर आए हैं, आपने गाइड किया उनको और उन्होंने अपनी ज़ियाबितस को रिवर्स किया है। सो पहले तो ये दोबारा से आई थिंक ये कॉमेंट ले लेते हैं आपसे कि बीमारी ग़िज़ाई है ये, जिसको हमने ये बड़ा बिल्कुल लाइफस्टाइल की बीमारी है, ग़िज़ा की बीमारी है, टाइप 2। जैसे हमने कह दिया ना जी, नहीं जी वो अम्मा अब्बा को थी तो हमें भी हो सकती है। ये जेनेटिक नहीं है, ठीक है। जेनेटिक ये होता है कि अगर माँ बाप का रंग काला है तो बच्चे भी काले होंगे, ये जेनेटिक ये चीज़ होती है। ये बीमारी एपीजेनेटिक है। एपीजेनेटिक ये होती है कि ये इन्वायरमेंट से आती है। अगर आपके वालिदैन की एक सर्टन लाइफस्टाइल है, उनकी सर्टन खुराक है, उठने जागने का एक सर्टन उनका माहौल है, तो बच्चों ने भी अगर वही चीज़ कॉपी की तो ये फिर नस्ल दर नस्ल ऐसे चलती है। ये जीन्स में नहीं है, डीएनए में नहीं है, ये आपके इन्वायरमेंट की बीमारी है। आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शुगर है। इस वक्त 3.5 करोड़ बंदा इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंटेड पेशेंट हैं। ओके। बट असल जो इसकी क्वांटिटी होगी, जो इसके नंबर्स होंगे, वो इससे ज़्यादा होंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। क्योंकि हमें भी जब मुझे डायबिटीज़ हुई थी तो मुझे कोई इसमें ना कोई सिम्टम्स नहीं होते, बस ऐसे ही आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो उनको कुछ थोड़ा सा शक होता है, टेस्ट करवा लेते हैं, शुगर निकल आती है। आज अगर पाकिस्तानी लैब्स का रुख कर लें, जैसे कोरोना में हम जा रहे थे, लैब पे जा रहे थे, अगर आज लैब्स की एक कैंपेन गवर्नमेंट चला दे कि जी सारे अपने टेस्ट करवा लो, कम अज़ कम भी 1 करोड़ बंदा वो होगा जिसको पता भी नहीं। यस। अच्छा, डायबिटीज़ से पहले भी एक स्टेज होती है, प्री डायबिटीज़, जिसमें HbA1c 5.7 से 6.5% होता है, जिसको डॉक्टर्स कहते भी नहीं है कि यार अभी आपको शुगर नहीं हुई। वो यूँ समझ लें कि आधा पाकिस्तान वो होगा। ठीक है। डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में फ़र्क इतना है कि एक तरफ मूसलाधार बारिश होगी है और दूसरी तरफ अभी सर बिजली चमक रही है, बादल बता रही है कि बारिश होगी, होने वाली है बारिश। ठीक है। प्री डायबिटीज़ के 2-4 साल के बाद फुल फ्लेज डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये होती क्यों?
अच्छा, एक स्टैट्स मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि वो भी IDF की स्टैट्स हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के, कि अगले 25 सालों में यानी 2050 में ये तादाद डबल होने वाली है। यस 7 करोड़ बंदा 2050 में पाकिस्तान में डायबिटिक हो जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं परसेंटेज वाइज। यस ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं, इंडिया ज़रा हमसे बड़ा मुल्क है, चाइना बड़ा मुल्क है, तो लेकिन एब्सोल्यूट नंबर के अलावा जो परसेंटेज है हमारी तकरीबन 33% पॉपुलेशन डायबिटिक हो चुकी है। ठीक है, अब ये आती कहाँ से बीमारी? आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात करूं, मैं गांव में था, हमारे गांव में ना एक बंदे को डायबिटीज़ नहीं थी। अभी मैं ईद पे गांव गया हुआ था, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पे बंदा डायबिटिक ना हो। मैं जब भी पूछूं यार फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है, कह रहे जी उनका तो पाँव कट गया था, उनकी टांग कट गई थी, उनको शुगर थी, उनके बच्चों को शुगर हो गई है। अब कुछ बचा ही नहीं है सर। इसके पीछे सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में बताऊंगा कि हमारा जो खाना है ना, ये वो खाना अब नहीं रहा जो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले था। सही। ठीक है, प्रोसेस फूड शहरों में तो आम है, लेकिन अब ये गांव में भी आम है। ये पापे, रस्क, चीनी, केक, ये सारी चीज़ें अब गांव में भी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हमें जो शुगर हुई है पाकिस्तानियों को, उसके पीछे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती है। इसके अलावा सर कोई वजह नहीं है पाकिस्तान में। कार्बोहाइड्रेट हमारी जो खुराक है इस वक्त, जो बंदा मीठी चाय के साथ पराठा खा रहा है नाश्ते में, उसमें ज़रा बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट है? 100% कार्बोहाइड्रेट। सही बात है। उसमें कोई मुतवाज़न दो राय ग़िज़ा वाला नहीं कोई है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, मेटाबॉलिकल के नाम से किताब थी। जो माँ का दूध होता है ना, ये आइडियल खुराक होती है। ठीक है, ये क्योंकि अल्लाह ताला इसका मैन्युफैक्चर है। बच्चे को 60% कैलोरीज फैट और प्रोटीन से आती हैं, 40% कैलोरीज लैक्टोज से आती हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, हम जब बड़े होते हैं हमने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट से भी आगे कुछ कर दिया। हमारी इस वक्त 90% कैलोरीज लोगों की कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। प्रोटीन या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हमें उस पर अवेयरनेस नहीं, प्रायोरिटी नहीं रखी, प्रायोरिटी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो हम प्रोटीन भी खाते हैं ना, जैसे चिकन हमें मुख्तलिफ आउटलेट्स पे मिल जाता है, वो इतना डीप फ्राई होगा, उसके ऊपर वो जो क्रम्ब लगा होगा, वो खुद उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। जैसे ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं। हमारी ना प्रोटीन की हमें एक तो महंगी है क्योंकि ज़्यादा गोश्त है, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड, और दूसरी बात यह है कि हमें इसका आइडिया भी नहीं है, हम इसकी एफर्ट भी नहीं करते। लोग महंगाई, इसको महंगा कहेंगे, लेकिन इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे जो कि 30, 35, 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक होगा, वो पी लेंगे, लेकिन उस प्रोटीन नहीं खा रहे होंगे। अंडा खाना उनको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सिगरेट पीना उनके लिए बहुत आसान होगा। सर, ये जो शुगर पाकिस्तान में आई है ना, ये एक दिन का सफ़र नहीं है। ये हमें यूँ समझ लें कि एक बैकलॉग है, पिछले 40-50 साल की हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ, फिर सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया से स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ों का एक जो एक्यूमुलेटेड चीज़ मिली है ना, वो ये है कि पाकिस्तान इज़ नाउ नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द रेल्म ऑफ, एंड ऑब्वियसली दैट्स अलार्मिंग ना। That's So, alarming. अच्छा सर, मैं चाहेंगे क्योंकि आपको आपका एक्सपीरियंस है एक चीज़ में कि कैसे आपने कंट्रोल किया, आपने रिवर्स किया अपनी शुगर को। वी रियली वांट कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें। कितने टाइम में आपने कंट्रोल किया, इसको रिवर्स किया, आपकी क्या अप्रोच थी ओवरऑल, कैसे आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, खाने पीने में कैसे एहतियात की, बताइएगा। एंड देन अगेन अशरफ साहब का अपना एक एक्सपीरियंस था जो वो शेयर करेंगे यहाँ पे। देन आपकी जो कंडीशन है वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है, और आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही जो है चलना है। जी, अभी हम आज़ादी के महीने में बैठे हैं। बिल्कुल 2022 में मैंने फ़ैसला किया, रेजोल्यूशन पास की कि इस साल मैंने डायबिटीज़ से आज़ादी हासिल कर लेनी। डायबिटीज़ बुनियादी तौर पर ना ये स्लेवरी ही है। ये आप हर वक्त फंसे हुए हैं इसमें। ठीक है, या शुगर हाई है या लो है, या मूड आपका, या आपको चिड़चिड़ापन आ गया, या आप डिप्रेस हो गए हैं। इसमें बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। मैं 18 साल तक शुगर की ग़ुलामी में मैं पकड़ा हुआ था। ठीक है, हमें हमारी ब्रेन वॉशिंग भी कर दी कि
टाइप 2 शुगर, ये सारी ज़िंदगी आपने गोलियां खानी, क्रॉनिक भी है, प्रोग्रेसिव भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको कि ना तो गोलियां छूटनी है बल्कि गोलियां भी बढ़नी है, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़नी है। ऐसे ही है सर 2022 आता है, मैंने रेजोल्यूशन पास की कि इस साल या मैं हूँ या शुगर है, दरमियान में कोई इतनी पोलराइज्ड मैंने स्टेटमेंट दी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि सर ये तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बीमारी है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या यूँ समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी है ये, ठीक है, या इंटॉलरेंस है। अब बहुत सारी चीज़ों की इंटॉलरेंस होती है ना, जैसे किसी को लैक्टोज से इंटॉलरेंस होती है, इसी तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट से इंटॉलरेंस होगी। मैंने अपनी खुराक में सिर्फ 3 चीज़ें निकाली, बाकी अल्लाह की सारी नेमतें जिनको कभी मैं अवॉइड करता था, मैं जिन पे कभी नज़र नहीं पड़ी थी, वो मैंने सारी ऐड कर ली। 3 चीज़ें निकालने के बाद मेरी शुगर पहले दिन ही कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। और 3 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। विद इन 3 डेज़ मैंने अपनी सारी मेडिसिन क्विट करके मैंने अपने उंगलियों पे शुगर चेक कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ या मेरा मीटर ख़राब हो गया। मैंने लैब में जाके भी चेक करवाई, मेरी शुगर नॉर्मल थी। 3 चीज़ों में जी, नंबर 1 ग्रेन्स, अनाज, और हम चूँकि वी आर वीट ईटिंग नेशन, हमारे पास तो हम पैदा होते हैं तो बच्चे को खिलाया जाता है। हमारे तो दलिए में गंदम, दलिए में जो इस वक्त गंदम है ना, देखें गंदम पहले भी लोग खाते थे, उस वक्त डायबिटिक नहीं थे, आज से 30-40 साल पहले भी तो गंदम ही खाते थे ना। उस वक्त की गंदम और आज की गंदम में फ़र्क है, ठीक है। ये पता नहीं कितनी मॉडिफाइड हो चुकी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है। इसमें सिवाय एम्प्टी कैलोरीज़ के कुछ भी नहीं। जो हम आटा हमारे घरों में आता है, न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट फूड है, प्योर शुगर है, जैसे वाइट शुगर है ना, बल्कि उससे ज़्यादा डेंजरस है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। एक टर्म इस्तेमाल होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जी जी बिल्कुल। शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 65 है, रोटी का 72 है। अच्छा, जो मैदे की रोटी है, जो कि यहाँ पे जगह जगह नान वगैरह जो होते हैं, भी तो मैदे के होते हैं, ठीक है। मैदे की रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 90 है, ग्लूकोज 100 है। अब जरा देखें कि कितना जो पैमाना जिससे आप नापते हैं उसके कितना करीब करीब है, कितना करीब करीब है। अच्छा, हमारी खुराक, हम जो सारा दिन जो हम खाते हैं, हम खाते ही हम अपनी रोटियां पूरी करते हैं। पूरी दुनिया में लोग नाश्ता करते होंगे, हम रोटी खा रहे होंगे। पूरी दुनिया में लोग लंच करते होंगे, हमारे रोटी चल रही होगी। लोग डिनर करते हैं, हमारे रोटी चल रही है। लोग वलीमे पे जाते हैं, हमारे यहाँ रोटी खुल गई है। वो लफ्ज़ ही ऐसा बोलते हैं जी, पूरी आवाज़ आती है कि रोटी खुल गई है, मतलब शुगर खुल गई। मैं उस वक्त बंदा ये बोले कि शुगर खुल गई है। मैंने अपनी खुराक में नंबर 1 ग्रेन्स निकाल दिए। ओके, पोटैटोज़, ठीक। पोटैटो हम खाते नहीं हैं, लेकिन पोटैटोज़ आजकल जो बच्चों को शाम को 4 बजे से 7 बजे तक हर घर में अब पोटैटो चलने शुरू हो गए हैं, या बाहर भी आप जाएं तो फ्रेंच फ्राइज मिल रहे होते हैं। पोटैटोज़ फुल ऑफ शुगर है। एंड द थर्ड थिंग इज़ शुगर, तो जिसको मैं कहता हूँ GPS, ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर। ये 3 चीज़ें अगर आप निकाल दें, आपकी शुगर अगले 2 घंटों में पूरी हो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सभी इनके खाना क्या है? ऑप्शन तो खैर ज़्यादा हैं, बहुत ऑप्शन है। मसला है कि हमारे घर में बन रोटी रही थी ना, बंद रोटी रही थी। देखें, नाश्ते में हम पराठा भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। अंडे की क्वांटिटी आप डबल कर दें, पराठा आप आधा कर दें या छोड़ दें, ठीक है। मैंने सुबह 3 अंडे खाए हैं, 3 अंडों का ऑमलेट खाया। मुझे मेरा ख्याल है कि 2-3 बजे तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी, ठीक है। जबकि मेरा बेटा है, उसने मैदे वाला पराठा बड़ा खाया। आपके तो अपने घर में नहीं चल रही? मेरे घर में इन सबको शुगर होनी है। अल्लाह रहम करे सर अपने घर से शुरू करें, पकड़े इनको, ये क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी जब हम भी फाते ज़ियाबीतस बनेंगे, हम भी वो कहते हैं पहले हम शुगर करवाएंगे, फिर हम उसे ठीक करेंगे, फिर हम कहेंगे जी हम फाते ज़ियाबीतस हैं। उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसमें। अच्छा। कि पहले बीमार हो जाएं, फिर हमें तरीका तो पता है कि फाते कैसे बनना है, और फिर हम उस पर फिर यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अच्छा, ऐसे में कितने लोगों की ज़िंदगी आपने आसान की? बिकॉज यू हैव अ टीम नाउ, लोग कांटेक्ट करते हैं। मेरी वीडियो देख के ना लाखों लोग, क्योंकि ये चीज़ मुझे फीडबैक जगह जगह पे मिल रही है। मुझे जो बंदा मिलता है, ठीक है, इवन होटल के अपना जो स्टाफ है, वो कह रहे हैं जी चौधरी साहब मेरा 13 HB1C था, मेरा 6 पे आ गया, ठीक है। मैंने कहा आपको हमारे कौन से प्रोग्राम में आया? नहीं, मैंने आपको प्रोग्राम किसी में नहीं आया था, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं। जो हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, वो कम से कम भी 20,000 लोग हैं। 20,000 लोगों में से कम से कम भी कुछ 4,000 लोग ऐसा होगा जिसकी इंसुलिन छूटी है। अच्छा, यहाँ पे मैं कैमरे के सामने डिस्क्लेमर दे दूँ कि
ये काम मैं नहीं करता हूँ। डॉक्टर्स हैं आपके डॉक्टर्स पास? की टीम बिल्कुल है, ऐसे ठीक ही है, 10-11 डॉक्टर्स हैं, क्योंकि दवाइयाँ छुड़वाना, डॉक्टर का लगाना, काम है। इंसुलिन कौन सी है, सुबह वाली है, रात वाली है, वो बहुत उसमें कैटेगरीज हैं, वो डॉक्टर्स का काम है। कोई बंदा अपने तौर पे ना कोई दवाई छोड़े, ना लगाए और ना इंसुलिन को टच करे, ठीक है। अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बाज़ वक़्त होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया उनको हो जाता है, उन्होंने इंसुलिन लगाई Yes. और वो अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया इज़ मोर डेंजरस दैन द हाइपरग्लाइसीमिया। एब्सोल्युटली। तो ये है जी पाकिस्तान में इसकी वजह। और मैंने जैसे भी आपने सवाल पूछा कि 3 दिनों में मेरी दवाइयाँ छूटी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई थॉट कि नाउ इट्स ए मिशन। देखिए शोएब साहब, मेरे पास 2 ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन ये थी कि यार पुराने हकीमों की तरह नुस्खा हाथ में आ गया, सीने में रखूं, और कहें जी बस ठीक है, पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे इसी तरह। किसी के साथ शेयर ना करूं। दूसरा रास्ता ये था कि खैरुन्नास से मन यनफ़उन्नास, दुनिया में बेहतरीन इंसान वही जो है लोगों के लिए नफा जो लोगों के नफ़े के लिए काम करता है। बेशक। फिर मैंने इसको मिशन बनाया। बिल्कुल ऐसा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, किस तरीके से आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। देखिए अगर आप डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे ना, तो विद मेडिसिन उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही आपको ज़्यादा कहना है। तो जाहिर है मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चले, लेकिन ये एक ऐसी एडवाइस है, लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है, ये तो आपको हर कोई एडवाइस देगा। एंड ऑब्वियसली अशरफ साहब भी एक एग्जांपल है कि किस तरह से इन्होंने शिकस्त दी डायबिटीज़ को, इनकी डायबिटीज़ रिवर्स हुई और अब ये अपनी ज़िंदगी जो है, हम आज़ादी की जो बात करते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वाकई हम ना बेसिकली अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिशात में जकड़े हुए होते हैं, उससे अपने आप को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल रखें खाने पीने में, वॉक करें, इजी अपनी ज़िंदगी को रखें, वो बहुत ज़रूरी है। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बड़ा ही डिफरेंट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया पे बहुत एंटरटेन होते हैं, लेकिन साथ साथ अच्छी बात उसके अंदर ये होती है कि वो साथ साथ एजुकेट भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये ठीक है, ये गलत है। हमेशा ये बात नहीं होती कि सब लोग गलत काम कर रहे होते हैं, कुछ जो काम नहीं सही हो रहा था उसको बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो आज हमें ज्वाइन किया है जी पहाड़ों से आई एक कंटेंट क्रिएटर ने, जो कि अपनी ज़ुबान में, अपने इलाके की ज़ुबान में अपना कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और वो काफ़ी फ़नी लग रहा होता है। मतलब लैंग्वेज बड़ा मजे की है और द वे शी इज डूइंग दैट इज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग। बिकॉज़ जो कंटेंट होता है वो बड़ा मज़े का लग रहा होता है, वो बड़ा फ़नी स्टाइल बहुत मजे का, उनका स्टाइल बहुत मज़े का है। और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान को ओन किया है और अपनी आइडेंटिटी के साथ वो सोशल मीडिया पे आई हैं। ये अपनी ज़बान से ना रियली गुड उनको आइडियाज भी मिल रहे होते हैं ना सबीन, क्योंकि ज़रा आसपास कंटेंट ऐसा होता है कि अच्छा लोग कनेक्ट भी करते हैं ना। देखिए उनके इलाके के लोग, या ऑब्वियसली हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादातर ज़ुबानें सभी समझते हैं अपने पूरे मुल्क की, तो लोग बड़ा डिफरेंट चीज़ देख के ना बड़ा कनेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कहा ना पहाड़ों से, तो मरी से इनका ताल्लुक है, आयशा खान इनका नाम है, पहाड़ी गर्ल अपने आप को कहलाती पहाड़ी हैं। गर्ल कहती हैं। ज़्यादा जो टर्म जो यूज़ करती है ना वो मसेर यूज़ कर रही होती हैं, जैसे कज़न के लिए टर्म यूज़ होती है ना मसेर, खुद वो मसेरनी है। हाँ, तो उनसे अभी मुलाकात कराते हैं। लेट्स वेलकम आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आयशा आप सुनाइए कैसे चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माड़ियां इतनी तारीफा बड़े खानदान वाले कदे नहीं की होए 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 इतनी तारीफा मैं बहुत परेशान हो गई सुनी तो। आप भी जरा ये वाली नहीं आती ना मुझे भी नहीं आती पर समझ आ जाती। हाँ समझ आती है, लेकिन बोलना मजा बहुत आता है सुनने का, लेकिन बोल इसलिए भी नहीं रहे होते क्योंकि हम फ्लुएंट नहीं है, तो कुछ गलत हो जाता है ना, तो जिनकी एक्चुअली उस इलाके की जुबान होती है तो लोग बड़ा माइंड करते हैं, वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। आयशा कैसे स्टार्ट किया कि कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियोस अपलोड करनी है? एक्चुअली मुझे पहले आइडिया आया, मैंने कहा ऐसी फ़नी मीम्स वगैरह बनाने का आइडिया मुझे आया। उससे पहले तक मैं मेकअप की थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती थी, वो सीधी सी बात है वो चली ही नहीं। उसके बाद फिर मुझे एक टाइम पे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा हमारी लैंग्वेज बहुत फ़नी लैंग्वेज है और प्लस दूसरा इस लैंग्वेज में कोई लड़की ऐसे वीडियोस बना भी नहीं रही। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कोई नंद भाभी का मसला हो गया, ये सारे इश्यूज़ होते हैं, तो चलो मैं इसी के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो भी अपनी लैंग्वेज में। जब मैंने वो बनाना स्टार्ट की तो ऑब्वियसली वही बात है कि लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया
कि मैं मतलब मेरे जो फॉलोअर्स थे वो इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ना स्टार्ट हुए, मुझे खुद आइडिया नहीं हुआ कि ये कैसे इतनी लोगों ने जल्दी कनेक्ट किया ना आपसे, लोगों ने कनेक्ट किया, लोग रिलेट करना स्टार्ट हो गए कि हाँ जी हमारी तरफ भी ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ी साइड पे ये सीन है कि एक जगह पे जो चीज़ हो रही है पूरी जगह पे वही उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह की उनका बोलने का स्टाइल हो गया, रहन सहन हो गया, नंदे भी सबकी सेम है, फूफियाँ भी सबकी सेम है। एंड ऑल्सो जुबान जो है वो बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिर है पहाड़ी जुबान बहुत खूबसूरत जुबान है। बस ये होता है कि जो कंटेंट होता है ना, वो जो इर्द गिर्द जो फनी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो उस जुबान में जब मज़ा आता है, लोग कनेक्ट ज़्यादा कर पा रहे होते हैं, तो वो कंटेंट ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा होता है। ऐसा ही है, वो बहुत रिलेट कर रहा होता है। आयशा, क्या फ्रीक्वेंसी है वीडियोस अपलोड करने की आपकी इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे मेरा है, मैं तकरीबन डेली पोस्ट कर रही हूँ, डेली। हाँ, 9 महीने हो गए उसमें मैं रोज़ाना पोस्टिंग करती हूँ, मैंने एक डे भी स्किप नहीं किया। तो क्योंकि मुझे खुद भी मुझे अच्छा लगता है, लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं मुझे खुद मज़ा आ रहा होता है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, मुझे कह रहे होते हैं कि हम आपकी वीडियो देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, और हमारी तरफ भी ऐसा होता है कोई तो है जो इन इश्यूज़ को भी हाईलाइट कर रहा है। इश्यूज़ तो खैर मैं कम ही हाईलाइट करती हूँ, लेकिन फिर भी स्टिल जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब वो तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है कमेंट्स पढ़ के। मैं एक कमेंट पढ़ रही होती हूँ, मैं DMs चेक कर रही होती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं इस वजह से, ऐसा नहीं है कि मैं कभी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, कंसिस्टेंसी आपने इसमें रखी हुई है। हाँ, कभी किसी कंटेंट पे ऐसा हुआ हो कि घर में या ख़ानदान में किसी ने कॉल करके कहा हो, आयशा हमें लग रहा है कि तुमने हमें हिट किया है इस वीडियो में? एक कंटेंट मैंने बनाया था अबाउट जो सऊदीया में आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे कहते हैं ईर ना अच्छा, बहुत बुरे हालात हो गए, ईर ना अच्छा तो ईर तो बिल्कुल जंग लगेगी जी, ईर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए मामलात, ईर तो इकॉनमी डूबेगी, सारा क्या होएगा। तो उस कंटेंट पे खैर मुझे 1-2 मेरे कज़नों ने कहा यो तू असा ही आखनी है, मैं कहा फिर चाय किनो तुसा आपने कहा आप कहते हैं ऐसे तो क्या करूं। एक दफ़ा ये हुआ था, एक दफ़ा मेरा कोई ऐसा रोस्टिंग वाला कंटेंट था, उसमें मैंने कोई कह दिया था गुर्बत वाली बात, कुछ ऐसी कर दी थी। तो मेरे अब्बा हुजूर मुझे फ़ोन करके कहते हैं तू गुर्बत किस टाइम देखी, और अब्बा हुजूर ही नाराज़ हो गए, तो मैं बाकी रिश्तेदारों का क्या उनको दबा के क्या ही कर रहे। तो वो अब्बा जी कहते हैं कि तुसा तो गुर्बत देखी है ना, गुर्बत असाने ज़माने जैसी। मैंने कहा चलें ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बाज़-औक़ात ये भी होता है ना, आप जनरली कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और आप वो पोस्ट कर रहे होते हैं और वो किसी ना किसी को हिट कर जाती है, बाद में आपके माइंड में भी नहीं होता कि वो उस शख्स ने कभी ये बात की होगी, या आपके माइंड में वो शख्स नहीं होता। अभी रिसेंटली बल्कि मैंने एक कंटेंट बनाया जो कि एक दामाद होता है, जब वो आता है तो उसकी बहुत आओ भगत करनी पड़ती है, ये वो, तो मुझे कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि इसको भी बुरा लग गया, इसको भी लग गया। अब मतलब उनके मियाँ ऐसे हो तो मैं क्या तो ये थोड़ा सा मामला है। खानदान में मामला ठीक है आपके वैसे? नहीं मेरे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे यही कहती हूँ, मैं तो देखिए हंसी मजाक कर रही हूँ, क्या है जनरल बात कर रही हूँ, मैं तो जनरल बात से बहुत अच्छे हैं। नहीं मैंने, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ये कहती हूँ, मैं किसी को थोड़ी कहा है, मैं तो ये मैं फलाने को कह रही हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं कभी कहती हूँ नहीं मैं ससुराल साइड वालों को कह रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं अपने मायके को कह रही हूँ। बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। मैं दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। अब तक कौन सी वीडियो है जिस पे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट हुई है? मेरी काफ़ी सारी वीडियोस के ऊपर काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। ऐसे मैंने एक बनाई थी कि हम अम्मी रात को सोते हुए उनको चीज़ें याद आ रही होती हैं, जी दरवाज़ा बंद कर रहा हो, अभी ये कर रहा हो, वो कर। एक वो थी, एक मेरी थी जो सबसे पहले मेरी वीडियो वायरल हुई थी, वो ये थी कि पहाड़ी साइड पे फोतगी के ऊपर जैसे लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे औरतें रिएक्ट करती हैं कि ऐसा की तो पहले ये ख्वाब अच्छी गया, ऐसा जी और टूरी गए और इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो ज़्यादा वायरल हुई थी। सो कितनी सपोर्ट आपको फैमिली से वैसे मिली है? मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है सब, तो सारे बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मेरे इन लॉज हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मा पापा हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मशवरे भी दे रहे होते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। और बाकी जो सपोर्ट नहीं करते तो रिश्तेदार तो खुश हो ही नहीं सकने, नहीं तो क्या खुश कर सोता है वो तो फिर बाद भी आखसन ना यो क्या कुड़ी हो वीडियो चाड़नी हो अल्लाह हां कि लड़की हो के सोशल मीडिया पे आती हो तो सानी निकी को टुरीगी जी आजी और इसी संभव थोड़ा या तो वो तो खैर रिश्तेदारों का तो आप खैर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाकी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कभी ऐसा हुआ हो कि जिस ऐसा कोई कमेंट आप तक पहुंचा हो खानदान की तरफ से, जिससे आपने कहा ना यार निकियां संभालो ना जरा, क्या करनी चाहिए, सो उस पे आपने फिर वीडियो बना दी हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा वैसे नहीं हुआ, लेकिन जिसकी भी खानदान में लड़ाइयाँ होती हैं ना तो मुझे आके कह रहे होते हैं
फलाने के ऊपर ऐसे वीडियो बना दो ना, तो मैं कहती हूँ तू साला काम या करने खानदान वाले उन बड़े नाल लड़वासों में कि ये सारे खानदान वाले सवाल पूछी तो वास्ता ही आ गई है। ये जो आइडिया, हाँ जी, तो वो खानदान वाले, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं ऐसा कोई वो पूछ रहे हैं तो मैं बता वरना उन्हें बताना नहीं था। नहीं, वरना मेरा खानदान बहुत अच्छा है जी। वो एक्सप्रेशन ने सब कह दिया, जो एक्सप्रेशन एंड में वो कह रहे हैं वो जो एक दो बंदे बीच में तीरे लगाते हैं ना, वो जरा समझ जाएं कि अगर तीरे लगाना बंद ना की तो आयशा ने एक और कंटेंट बना दे। हाँ, वो तो मैं बना देती हूँ, वो तो मसला ही नहीं होता। तो इसलिए कंट्रोल करें। सो इसका मतलब है कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, बड़ा ध्यान करता होगा कि अच्छा कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, कि ये ना अभी आप निकले तो वीडियो आई हो। ऐसा ही है, ये तो बहुत करते हैं। वो कहते हैं अब इस पे ना वीडियो बना देना, अब इस पे ना वीडियो बना देना, अक्सर होता है। तो मैं तो कहती हूँ मी की तजीरा कंटेंट लफ्सी मैं तो नसी गए समय तो बना सा, मुझे तो कंटेंट चाहिए, सो आई विल। आग लगे बस्ती में आयशा अपनी मस्ती में। जरूरी है ना जी, जरूरी गल है, ये बहुत जरूरी है जी। लोग नहीं परवाह कर सो तो लोग तुसा नहीं केड़ा परवाह करने जी, कोई मसला ही नहीं। क्या बात है। अच्छा आयशा, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत जॉली किस्म की इंसान हो, बड़ी लाइवली पर्सनालिटी। अक्सर हम देखते हैं लोग नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, तो जो है एक सर्टेन सिनेरियो पे, तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे बैठ के आप वैसे ही हैं जैसे आप हम अनफिल्टर्ड, नेचुरल। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसी तरह की हूँ लाइफ में, अपनी भी आसपास में। तो देखिए अब आपके इलाके में ज़रा आपकी रीच है ही है, और पाकिस्तान में भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, बहुत से और मुल्क जहाँ पर पहाड़ी ज़बान समझने बोलने वाले लोग मौजूद होते हैं, वो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। सो उसमें जो होता है ना कि जैसी वीडियो आई आपको फ़ौरन लगा रिलेटेबल है, एक तो लैंग्वेज की वजह से, अदरवाइज सिनेरियो की वजह से, तो शेयर बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। कितनी वीडियोस मोड़ वापस आपके पास ही आती हैं? बहुत सारी आ रही होती हैं, स्टेटस लग रहे होते हैं, कभी कौन लगा रहा है, कभी कौन, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा सही है। फिर मेरी सिस्टर कभी स्टेटस, ये देखो यूके में फलाने बंदे ने लगा, मैं कहा यार ठीक है, यूके तक पहुँच गया हूँ। कोई बात नहीं, तो आ रही होती हैं वापस मेरे तक भी वीडियो शेयर हो रही। एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग कभी मौका मिला तो कर लेंगे। क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं आयशा कि लोग आते हैं कंटेंट क्रिएशन में, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए जब उनकी रीच बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि आजकल ड्रामाज में, डिफरेंट फिल्म्स में उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे लोग हैं जिनकी रीच अच्छी है, तो और जो अच्छा कंटेंट भी करें, जिनकी एक्टिंग स्किल्स नजर भी आ रही होती है उनको। देखिए मेरे जैसा टैलेंटेड बंदा छुपा हुआ रहना भी नहीं चाहिए, तो उसको जाहिर है अगर कभी लाइफ में इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर आई विल ग्रैब। कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। तो जरा एक्टिंग देख लेते हैं, आपके अंदर एक्टिंग की स्किल्स स्किल कैसी हैं? कोई सिनेरियो अगर हम देना चाहें आपको। कौन सा सिनेरियो? कोई आप चलें, लेट्स सपोज एक बुजुर्ग हैं आपके सामने, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, ठीक है, मतलब एक बुजुर्ग हैं ओवरऑल, और उनको लोग कहते हैं अच्छा जी, अक्सर हम कहते हैं ना कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो आपने उनको ये बताना है कि नहीं, आप एज इज जस्ट अ नंबर, और आप यू स्टिल यंग, आप जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये एक सर्टेन सिनेरियो है, रख देते हैं उनके लिए शाजी करके आपने उनको मुखातिब करना है। अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा वक्त से पहले बूढ़े हो गए इंसान, ऑल दैट, तो अब तो जिंदगी में कुछ नहीं रहा, मोटिवेशन नहीं है आगे बढ़ने की कि अपने ख्वाब पूरे करें। सो ऐसे सिनेरियो को अगर पहाड़ी लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज, शाजी क्या होएगा तुसां कियां उठी काम नहीं हो करने, उठो कोई निकलो दुनिया देखो, एवें तुसा अपने आप ही बुढ़ा बनाया वा, बुढ़े आइयां होए ने हो तुसा, शाजी उठो क्या कर रहे हो। और ये तमाम जो सिचुएशन थी फर्जी थी, अगर किसी ने रिलेट किया अपने आप से तो ये महज एक इत्तेफाक है। हमने कहा डिस्क्लेमर देना चाहिए ना, ये महज एक इत्तेफाक है। अगर किसी ने महसूस किया हो कि उस तरह की बात पहुंच हिट हुआ तो ऐसा मसला नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम सम कंटेंट जो है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस था। एंटरटेनमेंट पर्पस बिल्कुल 100%। कोई और सिनेरियो दे सरीन प्लीज आ जाए। अच्छा एक शख्स है जो, कुछ लोग होते हैं, मैं आप वैसे आपको जनरल सिनेरियो दे रही हूं, कुछ लोग होते हैं जो बस ये कहते हैं कि हमें ना बॉडी शेमिंग ना करें। बॉडी शेमिंग को ऑब्वियसली वी डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल, ऑब्वियसली, बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बस हम जैसे हैं हम ऐसे ही हैं, हमने वजन भी नहीं कम करना, हमने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देना, हमने अपना ख्याल नहीं रखना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, और जब आप उनको सिर्फ इतनी सी बात उनकी फिक्र में भी कहते हैं ना कि प्लीज़ अपना वेट कम करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, उस चीज़ को माइंड कर जाते हैं कि हाँ आपने हमें बॉडी शेम किया है, और फिर वो वीडियो भी होते हैं प्रॉब्ली। अगर ऐसा सिनेरियो हो तो उन लोगों को आप क्या, क्योंकि आप सिनेरियो कि आपके सामने कैसा शख्स है,
बिल्लू फर्जी नाम दे दें अगर। नहीं चले आप ले लिया तो बिल्लू ठीक है। मतलब क्योंकि हर घर में ये एक ठुल्ला बिल्लू चुप हो जाए। बिल्लू को कहना है कि आप अपनी सेहत का हाँ, ख्याल और रखें। बिल्लू जो है ना वो बिल्लू अड़ा हुआ है माइंड कर कि गया, बिल्लू mind कर के गया। थोड़ा वेट थोड़ा सा ज्यादा वेट है और आप उसे समझा रहे हैं बिल्लू क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा ज्यादा ना। हाँ। So बिल्लू को समझा रहे हैं कि कोई ख्याल करो, हर वेले खाना रहना है, हर वेले तू बैठा रहना है, जाना भी नहीं, तो कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया, डांटना है उसे गुस्से में, बिल्लू को डांटना है। कैमरे पे। हाँ बिल्लू क्या होएगा तू बिल्लू, खाई 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 फटी गैसे जीर बैठा है उर गया वास्ता है, कोई उठ कोई वॉक कर कोई टुर फिर कुर। बिल्लू क्या होएगा तू बिल्लू, वास्ता है वो तोबा 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 तोबा, मोटी गां जिस तरह होनी ना मां जी ने, बिल्लू तो वो कीता मैं वास्ता है बिल्लू। असला पर थोड़ा रैम कर, अपने ऊपर नहीं करना, कोई तरदी ऊपर रैम करा मैं किया बोझ बनी था बैठे बिल्लू तू ही वास्ता। ऐसी रोटी लाए ला थक गया, तू खाई रहा है खाई रहा है खाई रहा है। तो 10 रोटियां तो खाना है बिल्लू, पता ना थोड़ियां क्या हालत होसी तुम्हारी, तो अल्लाह जनाजा थोड़ा असा ही चाहना क्या होएगा बिल्लू, असा पर रहम करी किंतु उठ बिल्लू। हम मजीद सिनेरियो नहीं दे सकते। एक और आखिरी 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 शो में इतनी टैलेंटेड है वो, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि चलिए हम बिल्कुल चेंज करते हैं, हम इस सिनेरियो से निकलते हैं। हमें लोगों को निकालना भी है सिनेरियो से, क्योंकि लोग फंस सकते हैं सिनेरियो पे। बहुत से लोग इससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अच्छा सिनेरियो ये है कि एक राइटर है ठीक है, और उनका काम पसंद नहीं आया आपको। अब बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने लिखे पर आपको पसंद नहीं आया काम उनका, आपको लगता है कि सास बहू ने रोल तो देने होते, जो भी आपके माइंड में है। सो उनका भी फर्जी नाम उनका कोई भी नहीं, आप नाम दिए बगैर हम आई थिंक उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो राइटर हैं, आप उनका काम पसंद नहीं है, उनके ड्रामे पसंद नहीं आए कि क्या ड्रामा आपने लिखा है जिसमें सास बहू का ही ज़्यादा रोल हमें नजर आ रहा होता है कि दुनिया में और मसले भी हैं। सो उनको अगर आपने रोस्ट करना हो तो हाँ राइटर साहब कराने वाली गल या यो स्क्रिप्ट मैं नैस करनी जड़ी सीधी यही जड़ी गल ही उन तू क्या तुसा अपने कराने मसले चाहिए स्क्रिप्ट लिखी तो चाहिए देने यो मैं नैस करी सकनी यो वो एक टिपिकल अबे के सास बहू सारा के दुनिया च क्या क्या होए की लगा वा लोग कूर पहुंची गए पता ना दुनिया तरक्की करी किंदी तुसा यो ओतरे नहीं सास ते नू च निकली है छोवे खुदा ना वास्ता या ते मुड़ी मिकी ना बुलाया यो सास नू वाली एक्टिंग वास्ते वास्ता या तुसा। अच्छा माशाल्लाह आपका फ्लो बहुत अच्छा है। You just take 1 second just start माशाल्लाह। So ये बचपन से ऐसा ही रहा आपका फ्लो? मैं बचपन से ही ऐसे ही है। अब आपने सिर्फ अपने अब्बा जी से प्यार का इजहार करना है, कितना प्यार करती हैं आप अपने अब्बा जी से? I love him a lot। अब्बा जी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब ये है कि उसी लैंग्वेज में आपने ना एक्सप्रेस करना है उनसे। अब्बा जी मतलब अब उसमें मैं क्या करूँ, लेकिन मैं वाकई मेरा बॉन्ड अपने फादर के साथ होता है बेटियों का जाहिर है। मैं फर्स्ट डॉटर थी तो मेरा वैसे उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। बाकी जो उन्होंने टफ टाइम दिया पढ़ाई की वजह से, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। आप बताएं कोई सिनेरियो। अच्छा फुप्पियों पे ये कोई सिनेरियो, कोई आपके माइंड में सिचुएशन आ रही हो जो आप बेहतर कर सकती हैं, आपने ऑलरेडी वीडियो बनाई है उस पे। आपने फुप्पो को कॉल की है और आपने कहा कि तुसी हर वेले मेरे अब्बा जी ने कॉल करके कहनो ये मसला ते वो मसला ते ये चाय किनो तो वो चाय किनो, और मे भी जो आपके जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। वैसे एक है कि एक फुप्पी होती हैं और उनके खामंद होते हैं जो जिनके बड़े नखरे उठाने पड़ते हैं, सो मैं उसके ऊपर बना बिल्कुल ठीक है। मैं वो फुप्पा जी और फुप्पा जी हमारे साथ आ गए हैं तो ओके। हाँ पावी चावल नहीं बनाए ना ना कुतुबुद्दीन चावला दी बगैर ते रोटी नहीं खाने माड़े कुतुबुद्दीन रोसुन ते पिटसुन माड़े कुतुबुद्दीन चावल बनाओ फटाफट 10-15 मिनट लग आलू तो मटर आलू चावल ना 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 कुतुबुद्दीन नहीं खाने कुतुबुद्दीन रोसुन फटाफट निकेगी पेजो तो बकरा की नीते अच्छा बकरा बाव चावला इतना तो कुतुबुद्दीन ने सलाद इतना मोटा कपे या कुतुबुद्दीन अगे बास हो या डंगरे अगे बास हो कुतुबुद्दीन निका निका सलाद खाने चावला नो लोतरो तुसा इतना ना पता निक्की पहली दफा तुसा नहीं पेके आई तो तुसा यो क्या क्या कीता है उतरे हो। सो वो कुतुबुद्दीन के कंधे पे रख के दादा आपने सारे नाम पे फायर कर दिए। नाम पे बड़ा मजे का जो है ना वो किया है कुतुबुद्दीन। नाम मेरे बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, सारे फर्जी ही होते हैं। सारे फर्जी होते हैं। ये अच्छी बात है, फर्जी ही होने फर्जी चाहिए। नाम है। मेरी एक वीडियो में चला साकिब मैं ना लेती हूँ अक्सर के उठो वो निक्यो तुसा कूरी ये तक बैठे हो चला साकिब देखो कुदर पहुंचीगा
तो चल्ला साकिब कोई नहीं है, वो भी एक फर्जी नाम है। तो महज ममासलत हो सकती है कि इस कंटेंट में इत्तफाकिया होगी, हो सकती है Obviously. मतलब सामने होता है ना वो लोग फिर साकिब का नाम ढूंढ ढूंढ के भेजते हैं ना, ढूंढ के। हाँ जी, वो अक्सर साकिब भी आ रहे होते हैं, साकिब यार। मैंने कहा नहीं, यू आर नॉट साकिब, यू आर जस्ट साकिब, यू आर नॉट चल्ला साकिब। यू आर नॉट चल्ला साकिब। लेकिन देखिए जो तमाम जो सेंटेंसेस हैं और अल्फाज का जो चुनाव है वो आपके आसपास बोले जा रहे होते हैं, जिससे आप ऐसा ही है, absorb ऐसा कर ही रहे है, होते हैं। बोले जा रहे होते हैं। So क्या जनरली भी पहाड़ी ज़बान में या गुफ्तगू में इतना सार्कज़म है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। Okay. मतलब पहाड़ी आपस में बात भी कर रहे होंगे ना, आपको एक तो या तो लग रहा होगा कि वो लड़ रहे हैं, ओके या तो लग रहा होगा कि वो कोई मजाक वाली, मतलब सीरियस बात तो कर ही नहीं रहे, कोई मजाक में ही कोई बात चल रही है। तो समटाइम्स ऐसा होता था, मतलब मेरे अब्बा जी एक वाकया सुना रहे थे कि हम लोग ऐसे दरिया में छलांग मार के तो जाते होते थे स्कूल पढ़ने, वो सब ने सुनी है। तो एक दफ़ा मैं हंसने लगी तो अब्बा जी एकदम कहते हैं, यो हंसे नहीं गल नहीं, तू शर्म तो नहीं यशनी, ऐसे ही लगी हुई है। मैं वो उस टाइम मुझे लगा कि वो कोई मजाक वाली बात बता रहे हैं, बट वो सीरियस अपनी सिचुएशन बता रहे थे कि हम लोग दरियाओं में असा दरिया तन्ने चाहिए, छाल मारने ऐसे आते हैं या गशने। वो उनके एक्शंस देख के ना ऐसे हंसी आ जाती है। तो वो बड़ी नेशनल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक ही, और एक जिन चमुट गए हैं हमें, और ये सारी स्टोरियां, तो वो उस पे मुझे हंसी आ जाती थी। जिन्नात पे आपने कभी मतलब बनाई है कोई? मैंने बनाई है एक्चुअली। हम लोग छोटे छोटे थे, हमने तब से ये स्टोरी सुनी है कि फलानी जगह पे एक जिन है और पता नहीं ये जिन्नात यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए। तो वो सब के दादा दादी ने एक स्टोरी एक अलग टाइम में बैठ के जो है ना बनाई होती है, और वो सारे गांव की एक स्टोरी होती है। और फिर किसी से भी पूछो कहेगा असा ने दादे ना जिन्ना ने हाथ कप्पे ऐसे, असानी दादी चुड़ैल ने बाल कप्पे ऐसे। वो सब की दादियों ने किया है, कैसे हो सकता है? मतलब एक चुड़ैल है, उसके बाल दादी ने काट दिए, कितना बहादुरी का काम है। चुड़ैल ने भी आके हाथ ऐसे किए, ले काटे ना दादी जी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये लंबी लंबी गप्पें बड़ी छोड़ी हैं उन्होंने, तो बड़ी फनी लैंग्वेज है ये। तो हम ये समझते थे कि फैसलाबाद में ज़्यादा सार्कज़म है, वहाँ की गुफ्तगू में ऐसा है, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे मिलने के बाद हम कह रहे हैं पहाड़ी ज़ुबान में भी बहुत है, उतना ही बहुत है। सार्कज़म है। लेकिन जो फैसलाबाद की जुगते हैं ना, और वहाँ जो हाँ, साइड हाँ, है, वो वो level अभी है, वो वो अभी next एक्सट्रीम level है, है। वो भी नेक्स्ट लेवल है, वो भी बहुत मजे की है। वेरी टैलेंटेड। मैं कहता हूँ फैसलाबाद में हर घर में टैलेंट है, जस्ट गो देयर, यू इंटरेक्ट विद देम, तो आपको टैलेंट वहाँ पे नजर आ रहा होता है। हस्बैंड पे भी कभी वीडियो बनाई है आपने? सिचुएशन दे देते हैं आपको, हस्बैंड पे भी बनाई हुई है, आई थिंक बहुत ज्यादा बनाई है। आपने अपने हस्बैंड को ना कुछ अब कहना है, तारीफ नहीं कर रहे आपकी, शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहे, आपने पैसे मांगे पैसे नहीं दिए, आप बताएं मैं पूरी दुनिया में फेमस हूँ, इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा कंटेंट देखते हैं, एक तुसी हो। मुश्किल मैंने कहा सारी जिंदगी होगी तुम्हारे नाल में की लंगानिया कसमें, एक दफा तो तारीफ नहीं की थी, लोग अच्छी अच्छी तारीफ करने क्या कसमें, अल्लाह दी तुसा इंसान हो के क्या हो, डंगर हो क्या हमारी तारीफ नहीं हो करने, तुसा है तुसा बस सुनी नहीं है लग रही, कोई और लग रही है सुनी ता भी दसी छोड़ो क्या हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। एक तो अल्लाह पूछे हमारे पे के जिन्ना तुम्हारे नाल में की ब्याह छोड़िया केड़ा जनामी की दिता ने अल्लाह पूछी ने है। आपकी मियां साथ तो नहीं आए हुए? है तो साथ ही, सामने बैठे हुए हैं ना, तभी तो मैंने सिनेरियो किया था। है तो साथ ही। अब आप साथ वापस जाएंगी? तारीफ नहीं करना। अब इसके बाद आपको लगता है आप साथ जाएंगी? नहीं साथ जाएंगे क्यों जी, डब्बे में आप मजाक भी मेरा मियाँ मेरा ना बर्दाश्त कर सके तो फिर बाकियों को मैंने क्या कहना सही बात है, सही बात। इतना तो चलता है। अब चले आप तारीफ करें, बैलेंस करा देते हैं। बैलेंस जी तो स्वामी की बहुत चंगे लगने हो जी, तुम बहुत चंगे बंदे हो। हाँ, अल्लाह इस तरह का बंदा सारे ही दे। ये तारीफ नहीं हुई है। अल्लाह जी तो सही सलामत रखे हमारे सिरा पर सारी जिंदगी जी, तुम बहुत सुने हो, तुम बहुत चंगे हो, मां सत्या के चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि आपके हस्बैंड को किसी ने कंटेंट भेजा और कहा ये देखें ना भाभी ने कंटेंट बनाया, हमें लग रहा है हमारे पे बना दिया? नहीं इतना ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इस तरह नहीं हुआ। अच्छा, कभी, और हाँ, उनको सास पे सबसे ज्यादा वीडियोस बनती हैं? सास पे बनती है, एक्चुअली मेरी सास बहुत अच्छी है ना, मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन मैं बना लेती हूँ फिर भी वीडियोस वगैरह मैंने जो सास पे सिनेरियो काफ़ी- इर्द गिर्द ऑब्वियसली आप देखते हाँ हैं। इर्द गिर्द होता है ना, या तो फिर मुझे कोई बता रहा होता है हमारी सास ने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो वो मैं बना ले मतलब कर देती हूँ। जैसे एक बंदी थी, उसने कहा कि मेरी ना ऐसे चीज़ें गायब हो जाती हैं कमरे से, वो मेरी सास ले लेती हैं। मैं कियां सासू माँ तुम कियां चोरी करने, तुम अपने टाइम पर नई चीज़ें लभियां निकी की सा की नंदे हो वास्ता या तो वो मैंने बना दी। लेकिन अपनी मेरी सास बहुत अच्छी है। तो आई होप कि वो मैसेज उन सास तक पहुंच गया हो। हाँ वो मुझे फॉलो कर रही थी। तो उन्होंने देख लिया होगा ऑब्वियसली। और उसके बाद उन्होंने अपनी आदत बदल ली, और ये भी हम दुआ करते हैं अल्लाह करे। ये बड़ा जरूरी है, ये होना चाहिए। चोरी अच्छी चीज़ नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, जो गलत बात है वो गलत बात है, वो रहेगी।
इसके अलावा मसरूफियत क्या है वैसे आपकी कंटेंट के अलावा, या बिल्कुल सारा फुल टाइम इस कंटेंट पे ही फोकस्ड है? मेरा ज़्यादातर टाइम ये कंटेंट पे फोकस होता है। वैसे इससे ज़्यादा इसके अलावा जो है वो ये है कि सम टाइम्स, क्योंकि मैं स्टार्ट अपना मेकअप एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी किया था, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, सो सम टाइम जैसे कोई बुकिंग वगैरह हो तो ओके, अदरवाइज मैं ज़्यादातर टाइम अपने कंटेंट को ही दे रही होती हूँ। टाइम भी क्या देना है, आराम से कमरे में बैठ के सोचती हूँ आज कौन सी दिमाग में मेरे कोई आ जाए कोई ऐसी सिस्टम तो मैं ये वाली वीडियो बना दूँ। सो वो नेचुरली आपका एक स्टाइल है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस टॉपिक मिल जाए तो हाँ फ़ौरन से मैं बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उसमें आपका लग रहा होता, वरना होता है नॉर्मली किसी भी, अब स्पेशली वर्किंग लेडीज अगर हम देखें, ज़ाहिर काम है आपका ये, उसमें कमेंट घर से भी आ जाता है ना, सारा ध्यान काम पे है, हमारे पे तो ध्यान ही नहीं है, ऐसा कमेंट तो नहीं सुना कभी? नहीं, कभी ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि वही बात है कि इन लॉज काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो इस तरह का कभी कुछ सिस्टम हुआ नहीं। सास मेरी माशाल्लाह सेहतमंद है, वो काम खुद ही कर लेती है वो मुझे कहती नहीं है, उन्हें पता है इसको कहा तो ये घंटे जो 1 घंटे में काम होना 4 घंटे में हो जाएगा, तो इस वजह से वो कहती नहीं है। तो काम अल्लाह का शुक्र है कभी काम की वजह से ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3 साल हो। माशाल्लाह। सो ऐसे में कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो स्पेशली उन तमाम लड़कियों को जो शादी के बाद, जो हम देखते हैं अक्सर, हम देखते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे होते हैं सास और बहू के, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ना, सास एक तो अल्लाह करे जिस सारों के सास इस तरह हेल्दी एक्टिव हों और मिलजुल के आप ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं। प्लस हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है ना कि वो जो घर का बड़ा होता है ना, उसको होता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूँ, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करती हैं कि चीज़ें मैनेज उस तरीके से हो रही हैं। कोई मैसेज जो आपके अपने 3 साल में आपने सीखा है इन लॉज के साथ, कि हाउ टू मैनेज थिंग्स इन अ वे कि हर चीज़ बड़ी हेल्दी रहे? अच्छा, इसमें ये चीज़ है ना कि देखें, अब जो नई लड़की आ रही है, सबसे पहले ससुराल वालों का ही काम है उसको थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि वो नई जगह पे आ रही है, उसको एडजस्ट होने दें। नई लड़की का भी ये काम है कि आप आते साथ ही अगर कहो कि मैं हर चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस सास ने 20, 25, 30 साल एक घर को दिए हैं बनाते हुए सारा कुछ, ऑब्वियसली बात है वो 1-2 दिन में आपके पास कंट्रोल आना थोड़ा सा टफ है, तो वहाँ पर जाके कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। आप सास को काम करने दें, आप ही करें, आप हमें भी बना के दें, टेंशन ही कोई नहीं है। तो इस तरह का आप अपना बॉन्ड अपनी सास के साथ आपने बहुत अच्छा रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोलिंग होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को भी प्लस सासों को भी। आप अगर बुज़ुर्ग हो गई हैं तो आपकी अब जो नई लड़की आई है आप उसको कंट्रोल दे दें कि ये अब आप आगे घर को संभालें। मियाँ बीवी के मामलात में थोड़ी सी इंटरफेरेंस कोई भी ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली एक मियाँ बीवी बात कर रहे हो तो फिर उसमें तीसरा बंदा अगर कोई भी इन्वॉल्व हो तो वो ज़्यादा फिर मसला हो जाता है। वो चीज़ आप तो मियाँ जो हैं उनकी अम्मी हैं, आप लोगों के मामलात सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ दिल में रह जाती है। सो इस वजह से कोशिश करें अपना जो आप ना हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, लड़कियाँ भी और सास वगैरह। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जी बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया। अब आखिर में एक छोटा सा सिनेरियो और फिर हम जरा ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, बल्कि ब्रेक भी हम चाहेंगे कि आयशा ये अनाउंस कर दे। बहुत क्लोजिंग लेते हैं, इस सिनेरियो के बजाय हम क्लोजिंग लेते हैं, वो क्लोजिंग हम चाहते हैं आप क्लोजिंग करें। अच्छा नहीं, मैं सिनेरियो ही देना चाह रही थी कि लेट्स आप आई हैं अभी राइजिंग पाकिस्तान शो में, आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस को कंपाइल करना है, ठीक है? तारीफा करनी है सड़ियां नहीं, अपने अंदाज में आपने अच्छा फील किया, बुरा फील किया, जो आपकी फीलिंग्स है वो आप बताएंगी और फिर हम इस पे वाइंड अप। दैट्स अ नाइस आइडिया। अच्छा जी, मैं ये सिया राइजिंग पाकिस्तान तो यकीन करो ना मिकी इतनी इज्जत देती, मिकी रोना अच्छीगा, इतनी बड़े खानदान वाले कदे मिकी बुलाई तो नहीं थी पहले ना, मिकी पानी है ना पूछा पहले जिस टाइम मैं पहुंची आई उसके बाद ना बड़ा मेकअप भी किया, वो भी मुफ्त बिल्कुल मुफ्त। उसके बाद इन्हें निक्कियां बड़ी इतनी तारीफ की, यकीन करो खानदान वाले तो सारी मड़ी अच्छाई तो दिसनी है नहीं ना, निक्कियां देखी किंतु देखो दाओ तो मैं इतनी खुशियां, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया थैंक यू, दिल से तारीफ निकली आपको, समझ तो आ गई। बाकी सारे सिनेरियोस थे फर्जी थे, ये रियल वाला हमने कहा था आप कुछ भी बोलें, हमने कोई इसमें नहीं ऐसा ही है। रायशा थैंक यू सो मच, आपने में ज्वाइन किया, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाइवली है। आई रियली विश, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ जब मैं लाइवली लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने जिंदगी जीना उन्होंने सीख ली होती है, ऐसा ही और वो पॉजिटिविटी को सबसे ऊपर रख के अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से निभा रही है। एंड वी शुड अप्रिशिएट योर फादर, योर हस्बैंड, जो आपकी आपके घर में जो मेल पार्ट होता है बड़ा ज़रूरी है उनका सपोर्ट करना आपको, बिकॉज वो एक ट्रस्ट होता है आप पे फैमिली में हर बंदे के दूसरे बंदे पे, और फिर आप
सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वो जो आवाज़ आती है ना यहाँ से, एक ये करने पे हो तो हो के करने पे तो एक ही कीता है तो वो की कीता है, उन आवाज़ों को मर्द ही रोक लेते हैं, मर्द ही रोक लेते हैं। वी हैव अ कल्चर, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि यू नो आपके इतने घर में ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स मौजूद हों जो कि उन आवाज़ों को खुद ही रोक दें। और ज़ाहिर है एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि माइंडसेट पे भी काम होना चाहिए कि क्यों आपने हर किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, क्यों किसी के फैमिली में जाकर हमने कहना है वो जी आपका बेटा ये कर रहा है या बेटी ये क्यों कर रही है। इट्स नॉट योर जॉब, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अब जी देखो तो सही में थोड़ा या रोशन कराई छोड़या ना। नहीं जरूरी है। थैंक यू। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हेल्थ से मुतालिक बात करते हैं और आज हमारा मौजू है लिवर हेल्थ, जिगर की सेहत। इससे मुतालिक हम बात करेंगे कि जिगर क्यों कमज़ोर होता है, क्यों नाकारा होता है, क्यों काम करना छोड़ देता है, ऐसे कौन से खाने हैं, ऐसी कौन सी रूटीन है या ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जिगर मुतासिर हो रहा होता है। जिसमें हम सब जानते हैं कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा लिवर मुतासिर होता है, उसके फंक्शन में इशू आ रहा होता है। द सेम टाइम अब हम देखते हैं कि लिवर फेलियर हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ एन ऑप्शन। पाकिस्तान में बहुत से शहरों में हम देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है और उसका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। चैलेंजेस क्या हैं उसके, उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हाफिज़ उमर फारूक साहब ने, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1000 से ज़ायद लिवर ट्रांसप्लांट माशाल्लाह वो कर चुके हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिवर हेल्थ। क्या ऐसी प्रैक्टिस है, वो खाने हैं, वो जेनेटिक्स है, वो इन्वायरमेंट है जिससे हमारा लिवर मुतासर होता है, उसकी हेल्थ मुतासर होती है, उसका फंक्शन मुतासर होता है? सही। देखिए लिवर, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये अगर देखें तो मोर देन 500 फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इट्स ए सिंथेटिक पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। जितने भी प्रोटीन्स हैं, स्पेशली फंक्शनल प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन्स हैं, फाइब्रिनोजिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंजाइम्स, तो ये वो चीज़ें जो लिवर के अंदर बनती हैं। अब ये फंक्शंस पूरी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। तो एक तो सिंथेटिक फंक्शंस हैं इसके। सेकंड ये मेटाबॉलिज्म में इसका सबसे अहम रोल है कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो सारी मेटाबोलाइज होगी लिवर के अंदर। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि अगर आपने कोई डाइट ली है और अगर वो उसकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रही तो वो उसका फ़ायदा नहीं है, उससे एनर्जी नहीं बन सकती, तो वो सारा प्रोसेसिंग लिवर ने करनी है। सेकंड, जो भी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं जो आप खाते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होनी है। अगर लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो वो जो ड्रग्स हैं वो इवन लोएस्ट पॉसिबल डोजेज में भी वो डेंजरस हो जाती हैं बॉडी के लिए, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पाती, प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, उनके लेवल्स बॉडी में डेंजरस लेवल्स तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड इसका फंक्शन है कि ये डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को। जितने भी डेंजरस, स्पेशली जैसे एमोनिया है और बहुत सारे वायरसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर एंटर होते हैं या फिर बॉडी में बनते हैं, उन सबको इसने डिटॉक्सीफाई भी करना है। लिवर फंक्शन नहीं कर रहा, वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अफेक्ट होगा और उससे डेफिनेटली उसके फिर बड़े इम्प्लिकेशंस हैं हेल्थ रिलेटेड। और फोर्थ है कि इसने एक्सक्रीशन भी करनी है। तो मतलब बड़े इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस हैं जो कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इसकी हेल्थ सेंट्रल है और उसमें जो भी इसकी वो मतलब जो भी चीज़ें इसके इफ़ेक्ट कर रही हैं मोस्टली वो उनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उन इफ़ेक्ट्स को हम क्योर भी कर सकते हैं इन केस अगर वो मतलब वो डिजीज़ हो जाते हैं, हेपेटाइटिस है या कोई भी और चीज़, मेनली हेपेटाइटिस है। तो जितनी भी फॉर्म्स हैं हेपेटाइटिस की वो सारी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटेबल हैं और सेकंड क्योरेबल हैं। तो लेकिन उसके बावजूद इनका बर्डन बहुत ज़्यादा है और अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में when it comes to the burden of liver diseases in अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई सिम्टम्स होते हैं कि एक तो हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं कि ट्रांसप्लांट की सिचुएशन आ जाए या
लिवर डैमेज हो गया या Failure हो गया। हेपेटाइटिस की फॉर्म में हम सामने देख रहे होते हैं डैमेज। सो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इनिशियल सिम्टम्स भी कोई होते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि कोई चीज़ ऐसी है या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिससे हमारा जिगर मुतासर हो रहा है? कोई टेस्ट ऐसे होते हैं या बॉडी में कोई चेंजेस ऐसी आ रही होती हैं? देखिए, एज फार एज सिम्टम्स आर कंसर्न तो अनफॉर्चुनेटली लिवर के सिम्टम्स इतनी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि लिवर में अल्लाह ताला ने फंक्शनल रिजर्व बहुत रखा है कि एक इंसान में सिर्फ 20% लिवर अगर फंक्शनिंग है, उसका फंक्शन अदरवाइज नॉर्मल है, तो वो उस पर बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी होगा। तो इसकी वजह से होता यह है कि लिवर डैमेज होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली और आपको अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं बड़े जनरलाइज से, मतलब उनको आप लेबल नहीं कर सकते, दे आर स्पेसिफिक टू लिवर, और वो ये हैं कि जी अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है, इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, तो जनरलाइज बॉडी पेन होगा, मे बी कुछ हल्का फुल्का आँखों पे पीलापन आ जाए, लेकिन ये लाजमी नहीं है। और साथ में मतलब फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं कि भूख नहीं लगेगी। तो ये सिम्टम्स हैं जिनको आप स्पेसिफिक टू लिवर डिजीज़ आप नहीं कह सकते। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। हाँ, जब लिवर बिल्कुल डैमेज होता 5-10 ईयर्स के बाद सिचुएशन ये आ जाए कि वो उसका जो रिजर्व है वो ख़त्म हो गया, फिर जो सिम्टम्स आते हैं वो बड़े सीवियर होते हैं कि उसमें एसाइटीज़ हो जाएगी, बॉडी में जो है वो एब्डोमेन में पानी आ जाएगा, और सिमिलरली जॉन्डिस बड़ा सीवियर होगा, लिवर कैंसर हो सकता है। बट बाय दैट टाइम उसमें कोई फिर ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के, और वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक के उस वक्त तक जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल होगा। डॉक्टर साहब, कोई टेस्ट हैं जो कि टाइम टू टाइम करवा लेने चाहिए जब हम हेल्थ स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें? डेफिनेटली, बिल्कुल इसमें, और ये सबसे अहम है। अगर आप उसमें ये है कि मोस्ट कॉमन किलर्स जो है ना ड्यू टू हेपेटाइटिस इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इनके बड़े सिंपल से स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं और वो करवाने चाहिए। वंस इन ए लाइफ टाइम हर बंदे को करवाने चाहिए, पाकिस्तान में स्पेशली। सेकंड, फिर कुछ वो लोग होते हैं जो कि हाई रिस्क पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी में हाई रिस्क पॉपुलेशन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सर्जन्स हैं या सपोर्ट स्टाफ हैं, जो नर्सिंग में हैं, जो डील कर रहे हैं मतलब बॉडी फ्लूइड्स को, ब्लड को, तो उनको तो हर 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद रिपीट करवाने चाहिए। हेपेटाइटिस सी में अगर देखें, इसी तरह जो लोग इस तरह से मतलब बॉडी फ्लूइड को हैंडल कर रहे हैं या फिर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूशन से कनेक्टेड हैं, तो उनको करवाने चाहिए। दे आर एट हाई रिस्क फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी में वो पॉपुलेशन हाई रिस्क है जिनको ट्रांसफ्यूजन्स करवानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आपका वो ट्रांसफ्यूजन किसी भी वजह से, कुछ थैलासीमिया, जैसे थैलासीमिया है, फिर कोई एक्सीडेंट होता है आपका अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में आपको ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है और उसके बाद आपको करवाना है। फिर कोई प्रेगनेंसी है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हुई, ड्यूरिंग बर्थ आपको ब्लड लगा, तो मतलब जिनकी ट्रांसफ्यूजन हुई है या फिर वो पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहे हैं, ये भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है। आपने डेंटल कोई प्रोसीजर्स करवाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रांसफ्यूजन्स हैं या डायलिसिस है या फिर डेंटल प्रोसीजर्स हैं, ये करवाने ऐसे सेंटर से चाहिए जो सर्टिफाइड हैं। स्पेशली ट्रांसफ्यूजन को हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बड़ा लाइट लेती है कि जी HB थोड़ी सी कम है, ब्लड लगवा लें। तो ट्रांसफ्यूजन एक मतलब इसका इम्पैक्ट है बॉडी पे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उसकी वजह से हमेशा सर्टिफाइड सेंटर से स्क्रीनिंग के बाद, और सिमिलर सेम इट गोज़ फॉर डायलिसिस एज वेल। ओके, ठेलों से खाना खाना, क्या ये रिस्क होता है कि हेपेटाइटिस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। इसमें अच्छा 2 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, उसमें है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, और फिर है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस डी है। ठीक है। तो इनमें से एक्यूट हेपेटाइटिस की कॉज है वो ये है, मतलब उसमें मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर बेसिक रीज़न है, और डेफिनेटली उसमें फिर ये है कि 5 F's हम कहते हैं कि उनको आप कंट्रोल कर लें तो यू कैन अवॉइड और प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई और जो भी डिजीज़ हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि फिंगर्स, फ्लाइज, फ्लूइड, फूड एंड फीसेस। तो ये वो 5 F's हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि नेल ट्रिमिंग करें, हैंड वॉशिंग को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बनाएं, सिमिलरली फूड आइटम्स को कवर करके रखें, वाटर को बॉयल करें, और जो ओपन एरिया में अब ऑल्दो ये प्रैक्टिस नहीं रही, लेकिन जब भी फीकल मैटर को कंटामिनेट करेगा वाटर को जहाँ पे भी, वहाँ पर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई
और इस तरह की जो भी डिजीज़ हैं जो कि कंटामिनेटेड वाटर फूड से फैलती हैं वो ज़रूर फैलेंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सी क्या ज़िंदगी के किसी स्टेज पे वो कैंसर में तब्दील हो जाता है? ये बिल्कुल भी ऐसा ही है। एक चीज़ है कि विद एज, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज़ है आपके अंदर तो है, तो विद एज कहा जाता है कि ये लिवर कैंसर में लाजमी तब्दील होता है। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल ठीक है। जो भी डिजीज़, चाहे वो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, या एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन फैटी लिवर की है, जो भी डिजीज़ लिवर को इन्फ्लेम कर रहा है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर बेसिकली हेपेटाइटिस है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर जो भी कॉज कर रहा है और वो इन्फ्लेमेशन लेटर ऑन रिजल्ट करती है लिवर स्कारिंग में, वो लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। Okay. फिर चाहे वो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, फैटी लिवर है, या फिर अल्कोहल है। तो ये सारी चीज़ें इन द लॉन्ग रन अगर वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ कॉज कर रही हैं, हेपेटाइटिस कॉज कर रही हैं, तो वो लिवर कैंसर कॉज कर। इस वक्त हमारे हेल्थ सिस्टम पे हेपेटाइटिस का कितना दबाव है? मे इट बी एनी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस? देखिए, पाकिस्तान में 15 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है क्रोनिक। 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोग, तकरीबन 1 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं हेपेटाइटिस सी से, और ये पूरी दुनिया के हेपेटाइटिस सी के बर्डन का 20% बनता है। दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर, दैट्स ह्यूज। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर प्रोपोर्शनेटली दुनिया की पॉपुलेशन से देखें, वो इतना नहीं है जितना इसमें हेपेटाइटिस का बर्डन है। और मतलब और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं थर्ड, उनसे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड फिर ये है कि हर साल तकरीबन 1.5 लाख डेथ्स होती हैं सिर्फ वायरल हेपेटाइटिस से। ओके। और अफसोस की बात ये है कि ये दोनों डिजीजेज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटेबल प्रिवेंटेबल एंड देन और क्योरेबल। देन क्योरेबल भी है। इनके मतलब हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन अवेलेबल है, यस। और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि किस चीज़ से फैलना है। फिर चलें, अगर आपको डिजीज़ हो गया और फिर इनकी ट्रीटमेंट्स बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, सिंपल आपने टैबलेट्स खानी है। तो ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स ए सिस्टमैटिक फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो सिचुएशन इज़ वेरी। पर क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को हेपेटाइटिस होता है, उनको मालूम ही नहीं होता, वो चेक नहीं करवाते, तो पता ही नहीं है? ज़्यादातर केसेस में मेरा ख्याल है ऐसा ही बिल्कुल होता सेम यही सिचुएशन है। फिर अगर पता लग भी जाता है, जिन पेशेंट्स का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये वो मोस्टली ये वो पेशेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, मतलब 80% से ज़्यादा, जिनको पता होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने हेपेटाइटिस बी का या हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट ले लिया, एक दफ़ा वायरस नेगेटिव हो गया, तो अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर जो है ना वो मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, एक दफ़ा वायरस ने आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी, नाउ इट इज़ हाई रिस्क फॉर लिवर कैंसर। तो अब आपने स्क्रीनिंग करवानी है, और वो स्क्रीनिंग करवाते हैं हर 6 महीने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है लिवर का, और एक टेस्ट है AFP लेवल, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, वो करवाना है ताकि आप देख सकें कि आपके लिवर की क्या सिचुएशन है, इसमें लिवर फेलियर डेवलप हो रहा है, लिवर कैंसर डेवलप, और अगर अनफॉर्चुनेटली डेवलप होता है तो फिर टाइमली उसको हम ट्रीट कर सकें एक ऐसी स्टेज पर जहाँ पर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सही। अब ज़रा आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट, इसकी क्या सिचुएशन है, कितना हो रहा है, कितनी हमारे पास सक्सेस रेट है फ़िलहाल? लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में 2014 में स्टार्ट हुआ था, और डॉक्टर फैसल सऊद डार, ही इज़ बेसिकली पायनियर हु ब्रॉट लिवर ट्रांसप्लांट इन पाकिस्तान। और उसके बाद से उन्होंने शिफा में स्टार्ट किया, उसके बाद से अब तक तकरीबन मोर देन 10 सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है। कराची में हो रहा है, गम्बट में हो रहा है, लाहौर में PKLI एक बहुत बड़ा सेंटर है। फादर, मैं कहूँगा शायद इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप। यस, बिल्कुल। फिर लाहौर में और भी सेंटर्स हैं, फिर इस्लामाबाद में शिफा है, और कायद-ए-आज़म में हो रहा है, और अब हम इंशाल्लाह एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में पाकिस्तान का एक इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे। चैलेंजेस क्या है लिवर ट्रांसप्लांट में? क्या डोनर का ना मिलना चैलेंज है, या कोई ऐसे स्टेज होते हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता? क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस में डोनर डेफिनेटली एक चैलेंज है। आइडियली बाकी दुनिया जो अगर देखें, यूरोप है या USA है, वहाँ पर तो ये कैडावेरिक सेटिंग में होता है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पे जिनकी डेथ्स होती हैं, उन्होंने मोस्टली पेशेंट्स ने उन्होंने कंसेंट दी हुई होती है कि आप हमारे ऑर्गन्स ले सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ अवेयरनेस है, तो वो उनसे ऑर्गन ले लेते हैं। क्योंकि इवन या पाकिस्तान में यह है कि हम मोर देन 90% बल्कि तकरीबन तमाम ट्रांसप्लांट एक्टिविटी वो लिविंग डोनर सेटअप में होती है।
तो उसके लिए एक तो हेल्दी यंग डोनर आपको चाहिए, फिर हर किसी के पास वो डोनर अवेलेबल नहीं होता, डोनर्स होते हैं उनमें कोई ना कोई डिजीज़ होता है, फिर अगर चलें हेल्दी डोनर है भी तो डेफिनेटली एक मेजर ये वो है अंडरटेकिंग है फॉर डोनर एज वेल, क्योंकि इसमें एक मेजर तकरीबन 70% डोनर का लिवर आप लेते हैं और वो रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डेफिनेटली ये डोनर का 70% जी 60 to 70% लिवर डोनर का निकालते हैं और वो रेसिपिएंट को हम मैंने बताया ना कि अगर जिसका नॉर्मल लिवर है उसको सिर्फ 20% लिवर चाहिए। ओके अच्छा, ये लिवर का रिजर्व क्योंकि ज़्यादा है तो हम लेते हैं 60 to 70, तो उसमें हम सेफ्टी मार्जिन रखते हैं 10-15% का डोनर के लिए, तो उसे कुछ होता नहीं है लॉन्ग टर्म में। अगर देखें तो उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है जस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड है, फिर उसके बाद कुछ 2-3 महीने तक जिस दौरान में वो एक थोड़ा सा स्ट्रेच और पेन का एलिमेंट है, तो डेफिनेटली उस वक्त तक तो वो कुछ हैवी एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकता वो डोनर, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ नॉर्मल होती है। डोनर की डेथ क्यों हो जाती है? ऐसी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई कि लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर की डेथ हो गई, व्हाई इट हैपेंड? देखिए एक तो बड़ा रेयर है अब स्पेशली क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर सर्जरी इतनी डेवलप हो गई है कि एक रेयर ये इंसिडेंस है। फिर ये है कि डेफिनेटली है, और उसमें मैंने बताया कि इट्स ए मेजर अंडरटेकिंग फॉर डोनर एज वेल, कि आपने 70% लिवर निकालना है उसका। तो डेफिनेटली अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर को भी देखें तो उसमें 0.5% डोनर मोर्टेलिटी कोट की जाती है। मतलब ये कि अगर आप 200 डोनर्स के ट्रांसप्लांट्स करें, 200 डोनर हेपेटेक्टमीज करें, तो उसमें से एक की डेथ हो सकती है। ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं पूरी दुनिया के लिटरेचर को देख के। तो उसकी रीज़न यही है कि मेजर अंडरटेकिंग है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ज़रा और इशूज़ हैं इसमें। आई थिंक जो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है कि हम डिसीज्ड से उसका ऑर्गन लें। उस पर पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है? बिकॉज हमने ज़ाहिर इस पर देखा कि होटा है, फेडरल में भी, पंजाब में भी काम कर रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे। हाँ, जिसमें दुनिया भर में भी हम देखते हैं कि मुल्कों में हो रहा है, आपने मेंशन भी किया था। पाकिस्तान में डिसीज्ड से लिवर को लेना, डू वी हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम ज़ाहिर एक ऑर्गन अगर ले रहे हैं डिसीज्ड का तो हम उसे प्रॉपर्ली फिर रेसिपिएंट तक पहुँचा भी सकें? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी स्टार्ट है, उस पर काम डेफिनेटली हो रहा है। PKLI में डॉक्टर फैसल सऊद डार ने इस पर बड़ा काम किया है। उन्होंने MOU साइन किया है विद PINS, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस के साथ, कि वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वो पेशेंट्स होते हैं तो वो उनको मतलब काउंसल करते हैं, और फिर हमारी टीम हर वक्त अवेलेबल होती है कि वहाँ जाएं और वो रिट्रीव करें ऑर्गन, और फिर वहाँ से जो है वो अब हमने लिस्ट भी बनाई हुई है। तो इस सिलसिले में जो मतलब लिटिगेशन है वो सारी चीज़ें हुई हैं और काम हो भी रहा है। रिसेंटली हमने एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज़ किया था 10 जून को 2026 PKLI लाहौर में, और उसमें मैं आपको बड़ी अच्छी एक चीज़ बताऊं कि हमने मतलब ड्यूरिंग सिंपोजियम हमने एक काउंटर बनाया हुआ था जिसमें हमने डॉक्टर्स को कहा था कि वो अपने आप को वॉलंटियर करें। तो उसमें तकरीबन मोर देन 100 डॉक्टर्स ने अपने आप को वॉलंटियर किया था। डॉक्टर्स नहीं, मेनली जनरल पॉपुलेशन भी थी उसमें, पैरामेडिक्स भी थे और लोग भी थे, तो जिन्होंने डोनेशन के लिए अपने आप को वो किया था। और आपको मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि एक डिसीज डोनर वो 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। सिंगल डिसीज डोनर 8 लोगों की ज़िंदगी या तो बचा सकता है या बेहतर कर या सकता फिर है। बेहतर कर सकता है। तो इट्स बहुत बड़ा एक वो है ये, और इसमें डेफिनेटली डॉक्टर साहब क्विकली अगर एक सवाल का जवाब दे दें कि ऐसे कौन से खाने हैं हमारी डेली रूटीन में जो हमारी लिवर हेल्थ को मुतासर करती है, या ऐसे कौन से खाने जो कि लिवर हेल्थ को बेहतर करते हैं? क्विकली अगर आप बता सकते हैं। देखिए रिसेंटली हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज है ना, जितने भी ये खाने हैं जिनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इससे एक तीसरा हेपेटाइटिस हमने जिक्र किया, तो हेपेटाइटिस की जो टाइप्स हैं उनमें वायरल हेपेटाइटिस सबसे कॉमन है, सही। दूसरे पे फैटी लिवर, और मतलब उसमें ये है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है और बड़ी तेज़ी से इसका, और वो रिलेटेड है आपके डाइट और लाइफ। ऑयली खाने हैं जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं, फिर साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, वेट गेन। वेट की जो लिमिट्स यूरोपियन गाइडलाइंस के मुताबिक सेट हैं वो ये कि BMI शुड बी लेस देन 25, और वेस्ट की लिमिट्स सेट की हुई हैं कि लेस देन 35 फॉर मेल्स एंड लेस देन 31 फॉर फीमेल्स।
तो इन लिमिट्स में अपने आप को मेंटेन रखना, उसके मुताबिक डाइट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों का तो ख्याल एक रखना होलिस्टिक definitely- अप्रोच है बेसिकली, किसी एक चीज़ का की वजह से फ़ायदा नुकसान नहीं होता, बट ये होता है कि ओवरऑल आपको हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे यहाँ इसका रुझान बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साल में एक मरतबा करवाएं या फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो कंडीशन देखते हुए आपको रिकमेंड करेंगे कि फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। इतना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।